धन्यवाद वीरेन जी। नमस्कार मित्रों। जैसा कि वीरेन जी ने कहा अभी कि हिंदी में बात करना पेशेंट से सुविधाजनक हो सकता है। अरे भाई, हिंदी में बात करना हमारे और आपके बीच में क्यों नहीं सुविधाजनक हो सकता? हिंदी अपनी मातृभाषा हमारे दिल से निकलती है और सीधे आपके दिल तक पहुंचती है। आपकी आवाज मेरे दिल तक पहुंचती है। तो हम दिमाग से तो हमेशा बात करते हैं। आइए कुछ देर दिल से बात करें। हम सोचते हिंदी में हैं, बोलते इंग्लिश में हैं। कंप्यूटर गर्म होता है दिमाग का, वर्ड फाइल बनती है, पीडीएफ में कन्वर्ट होती है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग बढ़ती है। आप सुनते हैं इंग्लिश में, समझते हैं हिंदी में। आपका भी कंप्यूटर गर्म होता है। थोड़ी देर में कहते हैं भैया बस करो, बहुत हो गया। हम्म। तो ना मैं बस करूं, ना आप बस करें, और दिल से दिल की बात बस यूं ही चलती रहे। देखिए कितना आनंद आएगा। तो पिछली बार हम लोगों ने कुछ प्राइमिंग की थी कि किस प्रकार से इंसुलिन को हम लोग आरंभ कर सकते हैं, क्या क्या रेजीम्स होते हैं जिसमें हम अपने पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो एक रेजीम अगर फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया हो तो बेसल इंसुलिन का, अगर फास्टिंग और पोस्ट प्रांडियल दोनों हो तो बेसल के साथ साथ बोलस इंसुलिन का। तो एक रूपरेखा हम लोग ने डिस्कस की थी पिछले सेशन में, और इस सेशन में हम लोग वास्तव में बहुत आदर्श इंसुलिन का की रेजिमेंट तो नहीं है, ट्वाइस डेली प्री मिक्स इंसुलिन, लेकिन हम सब यूज सबसे ज्यादा इसी को करते हैं क्योंकि सुविधाजनक है, क्योंकि सस्ती है, और हम बहुत लंबे समय से इसको यूज करते हुए आ रहे हैं। और बेसल इंसुलिन का जो रिवोल्यूशन था, जो ग्लार्डीन के आने के बाद से, वह तो अभी पिछले 10 वर्षों में हुआ है। तो इसलिए अभी भी हमारे कलम पे यह प्री मिक्स इंसुलिन ज्यादा है। तो इसकी चर्चा हम लोग आज के सेशन में विस्तार से करेंगे। थोड़ा सा पिछले से लिंक बनाते हुए देखिए, वाह, डॉक्टर साहब के रुझान जो कहते हैं ना, किसी भी पोल के आने लगे तो डॉक्टर का उत्तर भी आ गया कि हम 30-70 इंसुलिन को, प्री मिक्स इंसुलिन को कब देते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि इसमें बेसल के साथ साथ बोलस इंसुलिन भी है, और बोलस इंसुलिन का काम है भोजन के बाद की ग्लूकोज को कंट्रोल करना। इसलिए हम इसको भोजन के पहले देंगे, तभी भोजन के बाद की शुगर को कंट्रोल कर पाएगी। अब भोजन के कितनी देर पहले दें, यह भी हम लोगों ने पिछली बार चर्चा तो कर ही ली थी, और इसको भी हम लोग करते रहे कि यदि रेगुलर इंसुलिन है तो हम उसे 30 मिनट पहले देंगे, क्योंकि रेगुलर इंसुलिन को कार्य आरंभ करने में लगभग 30 मिनट लग जाता है। यदि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग है, लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलाइसिन, तो वो जल्दी कार्य करने लग जाते हैं, तो उनको हम अगर लेना होगा तो हम लोग 15 मिनट पहले देंगे। तो प्रीमिक्स इंसुलिन जिसमें बोलस इंसुलिन है उसको हम लोग भोजन के पहले या तो आधा घंटा पूर्व या 15 मिनट पूर्व आरंभ करेंगे। अब जब हम इंसुलिन किसी पेशेंट को दे रहे हैं, ट्वाइस डेली प्रीमिक्स इंसुलिन दे रहे हैं, तो हम उसकी ओरल ड्रग्स में कोई परिवर्तन करेंगे क्या? बात ये आती है कि जब हम लोग किसी पेशेंट को बेसल इंसुलिन आरंभ करते हैं, तो बेसल इंसुलिन आरंभ करते समय हम उसकी सारी 3 4 5 6 दवाएं जो जो चल रही है सब चलने देते हैं, बेसल इंसुलिन के ऊपर जोड़ देते हैं। लेकिन जब हम ट्वाइस डेली प्री मिक्स इंसुलिन दे रहे हैं, और प्री मिक्स में भी हमारा बोलस कंपोनेंट पीटी ग्लूकोज को भी कंट्रोल करने के लिए दे रहे हैं, तब हम क्या किसी दवा को बंद करते हैं? और अभी डॉक्टर ने बिल्कुल सही एक उत्तर दिया कि हम सल्फोनिल यूरिया जो दवा है, मेटफॉर्मिन इंसुलिन सेंसिटाइजर, पाइग्लूटाजोल इंसुलिन सेंसिटाइजर, टेनाग्लिप्टिन, हाफ सिक्लिटोगॉग आधा इंसुलिन के थ्रू और आधा ग्लूकोगॉन के थ्रू काम करता है, इन सबको चलने देते हैं। केवल सल्फोनिल यूरिया को हम बंद कर देते हैं, और ये सल्फोनिल यूरिया ही वो दवाएं हैं जो समय के साथ काम करना बंद करती है। तो ओएचए फेल्योर नहीं होता, फेल्योर तो सल्फोनिल यूरिया का होता है। सल्फोनिल यूरिया फेल्योर किसी भी पेशेंट में, वह सल्फोनिल यूरिया को हमें इस केस में बंद कर देना होगा। अब बात आती है कि हम कितनी डोज से आरंभ करें। जैसे ये महिला है, यह 22 यूनिट दार्जिलिंग ले रही थी, तो हम लोगों ने पिछली बार थोड़ा सा एक फॉर्मूला एक डिस्कस किया था कि 22 यूनिट्स को हम लोग ट्वाइस डेली में कैसे कन्वर्ट करें। यदि फास्टिंग ग्लूकोज लेवल ठीक है,
फास्टिंग ग्लूकोज किससे कंट्रोल होता है? बेसल इंसुलिन से। इसका मतलब जो बेसल इंसुलिन की डोज ले रही है वो पर्याप्त है। तो हमें तो जो ऐड करना है वो पोस्ट प्रैंडियल के लिए ऐड करना है। पोस्ट प्रैंडियल के लिए ऐड करना है, बेसल इंसुलिन पर्याप्त है। तो हम क्या करते हैं कि बेसल इंसुलिन की डोज हम उतनी ही रखते हैं और प्रैंडियल इंसुलिन उसमें ऐड कर देते हैं। ग्लार्जीन 22 यूनिट बेसल के तौर पे दे रहे थे, हम अब एनपीएच दे रहे हैं यहाँ पे। एनपीएच 12 घंटे काम करती है तो हमें 2 बार देनी पड़ेगी। तो 22 यूनिट एनपीएच को हम 2 भागों में स्प्लिट कर दें। तो 22 यूनिट एनपीएच को हम सुबह भी दें और रात में भी दें। अब हम एनपीएच तो दे नहीं रहे, दे तो रहे हैं प्री मिक्स। प्री मिक्स में 30% रेगुलर है और 70% एनपीएच है। तो जो 70% एनपीएच है वह हुआ 22 यूनिट। तो अगर हमें 70%, जो हम लोग का एक नियम था यूनिटरी सिस्टम वाला, तो उसके हिसाब से अगर हम 22 यूनिट हुआ 70, तो 100 कितना हुआ? 33 यूनिट। तो हम टोटल इंसुलिन की डोज तो हुई 33 यूनिट, जिसमें 22 यूनिट हुआ एनपीएच। इसको हम डिवाइड कर देंगे 2/3 मॉर्निंग और 1/3 इवनिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि सुबह जब हम लगाते हैं नाश्ते के आधा घंटा पहले, तो वह इंसुलिन हमारी 12 घंटे काम करी और पूरे दिन हम जग भी रहे हैं और कुछ ना कुछ खाते पीते भी रह रहे हैं। 2 मील्स विशेष रूप से ब्रेकफास्ट और लंच के रूप में ले रहे हैं और बीच बीच में कुछ स्नैक्स। रात्रि में जब हम ले रहे हैं तो हमें केवल एक डिनर लेने के बाद हम 6, 7, 8 घंटे कुछ नहीं खाए, 9, 10 घंटे भी होता है। तो रात की डोज अमूमन सुबह की डोज से कम होती है। हर एक में ऐसा नहीं होता, लेकिन हम आरंभ में जब हम जानते नहीं समझते नहीं, तो हम ये 2/3 मॉर्निंग 1/3 इवनिंग के साथ में हम आरंभ करते हैं और इसके बाद हम डोज को टाइट्रेट करेंगे। यह तो थ्योरी हुई यदि पेशेंट पहले से ग्लार्जीन या कोई बेसल इंसुलिन ले रहा। यदि बेसल इंसुलिन नहीं ले रहा है तो प्रीमिक्स को कितने से आरंभ करें? बेसल इंसुलिन का जो हम लोगों ने सर्टिफिकेट कोर्स पहले किया था, उसमें हम लोगों ने विस्तार से बेसल इंसुलिन को 4 सेशन में डिस्कस किया था कि कभी भी जब हम घर पे किसी पेशेंट की थेरेपी आरंभ कर रहे हैं तो हाई डोज से नहीं करेंगे, लो डोज से 0.1 यूनिट पर केजी से ही हम आरंभ करें। 4-5 दिन ज्यादा लगते हैं, कोई हर्ज नहीं है, पेशेंट को घर में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जब हम बेसल बोनस दोनों दे रहे हैं, जब सल्फोनिलूरिया नहीं दे रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसकी डोज ज्यादा होगी। तो 0.1 से तो ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा दें? तो जो रिकमेंडेशन है उनके आधार पर अगर हम देखें तो वो कहते हैं 0.3 से लेके 0.5 यूनिट पर केजी बॉडी वेट से आरंभ करिए। मेरा आपसे पुनः यह निवेदन होगा कि हाई डोज से आरंभ मत करिए। कुछ नहीं रखा है, 2-4 दिन बचाने के चक्कर में यदि पेशेंट को हमने आईसीयू पहुंचा दिया सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया में, तो एक तो जान का खतरा और ऊपर से बहुत सारी प्रॉब्लम और फियर। एक बार फोबिया डेवलप हो गया इंसुलिन का तो उसको हटाना बड़ा मुश्किल है। तो लोअर डोज से ही आरंभ करें, 0.3 यूनिट पर केजी बॉडी वेट से, और उसको हम लोग आगे टाइट्रेट कर लेंगे। स्टडीज में क्या देखा गया कि 0.2 यूनिट और 0.3 यूनिट को भी जब हमने आपस में दोनों को तुलना की, दोनों 0.2 और 0.3, 0.3 0.4 की नहीं, लोअर डोजेज में तो देखा कि 0.3 देने पे जल्दी कंट्रोल होता है, लेकिन कुछ समय के बाद हम वही के वही रहते हैं। तो बहुत जल्दबाजी हड़बड़ी दिखाने से कोई लाभ नहीं। हम लोअर डोज से आरंभ करें और क्रमशः उसको घटाने बढ़ाने का जैसा कार्य हो कर लें। तो जैसे कोई व्यक्ति यदि 60 किलो का है और हमने 0.3 यूनिट पर केजी से आरंभ करने का निर्णय लिया, तो 60 × 0.3 18 यूनिट, 2/3 मॉर्निंग लिया, 1/3 इवनिंग लिया, तो 12 और 6 से हम उसको आरंभ कर लेते हैं। अब यहाँ इन महिला के लिए जिसमें हम लोग देख रहे थे कि 5-5 तरह की दवाएं और बेसल इंसुलिन देके भी अनियंत्रित थी, हमने उनकी ग्लिमिपेराइड बंद की, उनकी ग्लार्जिन बंद की और उनको ट्वाइस डेली प्रीमिक्स जो हमने 22 यूनिट के। अब बात आती है इसको कैसे हम टाइट्रेट करेंगे। इसको हम सुबह दे रहे हैं, रात्रि में दे रहे हैं। बेसल इंसुलिन के साथ बड़ा फर्क है। बेसल इंसुलिन को हमने रात्रि में आरंभ किया
और फास्टिंग ग्लूकोज लेवल देखते रहे। फास्टिंग ग्लूकोज लेवल देख के बढ़ा हुआ है तो क्रमशः धीरे धीरे 2-2 यूनिट करके बढ़ाते रहे, और 4, 5, 6, 7, 8, 10 दिन में पेशेंट कंट्रोल। बेसल इंसुलिन की प्रक्रिया इतनी सरल है कि इससे घबराना, अच्छा एनपीएच जब तक था तब तक तो एनपीएच के साथ में हाइपोग्लाइसीमिया की संभावना ज्यादा थी, ग्लार्जिन से तो हाइपोग्लाइसीमिया की संभावना भी बहुत कम है। तो अब यदि कोई इंसुलिन देने से घबराता है, उसको मेरा एक आग्रह है, आप समझदारी से बेसल इंसुलिन को प्रयोग करना आरंभ करें। बेसल इंसुलिन जहां आपने कुछ दिन प्रयोग की, आपको अपने मन के अंदर जो आत्मविश्वास है आपका इंसुलिन के लिए बढ़ जाएगा, बाद में ट्वाइस डेली के लिए आएंगे प्रीमिक्स से। यहाँ पे हमें प्रीमिक्स आरंभ करना है, और अब हमने 22 और 10 से आरंभ किया, तो हम इसको टाइट्रेट करते हैं। तो मॉर्निंग में हमने जो प्रीमिक्स दिया उसमें एक है रेगुलर कंपोनेंट, एक है एनपीएच का कंपोनेंट। यह ध्यान रखना है कि इंसुलिन की जब बात करें तो जैसे किसी सिनेमा की कहानी का अगर कोई सुनाता है तो हमारे दिमाग में वही चलने लगता है, अमिताभ बच्चन और जो दूसरा कौन सा धर्मेंद्र शोले में डायलॉग बोल रहे हैं, कैसे बैठे थे और कैसे चल रहे थे, तो सारा पिक्चर का सीन सामने आ जाता है। वैसे ही इंसुलिन का नाम आने पे ये ग्राफ, ये कर्व आपके बिल्कुल मानस पटल पर अंकित हो जाना चाहिए कि एक 30% और एक 70% एनपीएच इस प्रकार से कार्य करती है। तो ये तो हो गई मॉर्निंग की डोज, और ये हो गई 30 और 20 इवनिंग की डोज। तो एक फॉर्मूला है फिक्स फास्टिंग फर्स्ट, अर्थात फास्टिंग ग्लूकोज लेवल को सबसे पहले नियंत्रण में लाने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रातः जब हम सोकर उठे तो जो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल है वह है एक बेसिक बेसल प्लेटफॉर्म, और उसके ऊपर हम भोजन करेंगे तो पोस्ट प्रांडियल एक्सकर्शन हुआ, फिर लंच किया फिर से एक एक्सकर्शन हुआ, फिर डिनर किया फिर से एक एक्सकर्शन हुआ। लेकिन एक बेसल प्लेटफॉर्म जो है वह निर्धारित करता है फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया, फास्टिंग ग्लूकोज लेवल। तो फिक्स फास्टिंग फर्स्ट, फास्टिंग को कंट्रोल करने का हम सबसे पहले प्रयास करते हैं। अब बेसल इंसुलिन हम रात में दे रहे थे, फास्टिंग हम कैलकुलेट कर रहे थे, मेजर कर रहे थे और इंसुलिन की डोज बढ़ा रहे थे। यहाँ ट्वाइस डेली में हम क्या करें? ट्वाइस डेली में फास्टिंग ग्लूकोज अगले दिन की, पहले दिन की, आप अगर यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो पहले दिन की रात्रि की जो प्रीमिक्स है वह फास्टिंग ग्लूकोज को कंट्रोल कर रही है। तो हमें आरंभ में इवनिंग डोज पे हम ध्यान अपना केंद्रित करें, और फास्टिंग ग्लूकोज लेवल हमने चेक किया और उसके आधार पे इवनिंग की डोज को एडजस्ट करते रहे। अब सुबह की जो इंसुलिन है उसकी डोज को एडजस्ट नहीं करनी। सुबह की डोज, सुबह में एक तो अच्छा है कि हम जग रहे हैं, हम दिन भर खा पी रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी हुई तो हमें पता चल जाएगा। तो सुबह की डोज के लिए हमने जो आर और एन दिया, तो उसमें हम 2-3 तरीके हैं। या तो हम आर की डोज को सेट करें सुबह नाश्ते के 2 घंटे बाद की ग्लूकोज के अनुसार, या हम एनपीएच के आधार पे बिफोर लंच जब ये पीक कर रही है और बिफोर डिनर जब हाइपो करा सकती है तब करें। तो यह हमारी फास्टिंग ग्लूकोज, हम इवनिंग डोज एनपीएच को सेट करेंगे। अब एनपीएच अलग से तो होगी नहीं, लेकिन उसका प्रभाव एनपीएच का है, और आफ्टर ब्रेकफास्ट के माध्यम से हम मॉर्निंग की डोज सेट करें। कितने कितने समय अंतरालों पे हम ये जांच कराएं? बिल्कुल हड़बड़ी मत मचाइए, आराम से चलिए। यदि पेशेंट सीरियस नहीं है, यदि उसकी बहुत अलार्मिंग हाइपरग्लाइसीमिया नहीं है, तो हम एक एक दिन छोड़ के या 2-2 दिन छोड़ के फास्टिंग ग्लूकोज लेवल देखेंगे, और स्मॉल डोजेज में हम इसका इंक्रीमेंट करेंगे, एकदम से हड़बड़ा के लार्ज डोज में नहीं करेंगे। तो एक बेसिक रूल ऑफ थंब क्या है, हमारी फास्टिंग ग्लूकोज लेवल कितनी होती है? 100। तो 100 प्लस माइनस 10 कर दी, तो 100 प्लस माइनस 10 हुआ 90 टू 110। 90 टू 110 अगर हमने बना लिया, ये हमें अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य क्या है? 90 टू 110 लाना। यदि 90 से नीचे जा रही है तो गड़बड़ है, हम डोज को 2 यूनिट, रात्रि वाली इवनिंग ग्लूकोज को हम 2 यूनिट घटा देंगे। और यदि 110 से ऊपर जा रही है तो हम उसकी डोज को बढ़ा देंगे। अब कोई वृद्ध व्यक्ति है, अशक्त व्यक्ति है, कोई बीमार व्यक्ति है, किसी की हम देख रहे हैं बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं,
ऐसे लोगों में हम टारगेट बहुत लो नहीं रखते। ऐसे लोगों को हम 110 भी पहुंचाने का टारगेट नहीं रख सकते, 120 रहिए। बहुत कमजोर है, 125 130 रहिए। तो अगर जितना स्वस्थ व्यक्ति है उसको उतना प्राइस कंट्रोल में रखेंगे, जो थोड़ा सा कमजोर और परेशान है उसको थोड़ा सा हायर पे, और जो बहुत ही वृद्ध, बहुत अशक्त, बहुत बीमार, हेपेटोरीनल डिस्कम्फर्ट कॉम्प्लिकेशन के साथ में, उसको और हायर टारगेट पे रखेंगे। तो जब टारगेट से ऊपर हो, हमारा टारगेट अगर 110 का है तो 110 से ऊपर जा रहा है तो इवनिंग डोज को 2 यूनिट बढ़ा दिया। 140 से ऊपर है तो 4 यूनिट लिखा है, लेकिन मैं भी आपसे बताऊं कि मैं एक बार में 4 यूनिट बढ़ाने से, वो भी विशेष रूप से रात्रि की इंसुलिन, मैं घबराता हूँ। 2 दिन और लगेंगे ना, आज मैं 2 बढ़ाऊंगा, 2 दिन देख के फिर से 2 बढ़ा दूंगा। हाँ, यदि ये वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो, कोई पेशेंट आए हैं हमारे पास 250 300 350 फास्टिंग लेके, तो हाँ समझ में आता है कि हम थोड़ा क्विक चले। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हाइपरग्लाइसीमिया नहीं है, कोई सिक पेशेंट नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके ही बढ़ाया जाए, ज्यादा अच्छा है। तो यह तो बात हो गई हमारी इवनिंग इंसुलिन की डोज, जो हम फास्टिंग ग्लूकोज लेवल के अनुसार निर्धारित करते हैं। अब दूसरा बात हुई कि मॉर्निंग इंसुलिन की डोज कैसे निर्धारित करते हैं, नाश्ते के 2 घंटे बाद की ग्लूकोज देख के। ये नाश्ते के 2 घंटे बाद की जो ग्लूकोज है, या अगर ज्यादा हुई, तब हम नाश्ते के पहले दी जाने वाली मॉर्निंग इंसुलिन को हम बढ़ाते जाएंगे। आज हमने पीपी शुगर चेक की, तो आज हम फास्टिंग सुबह की इंसुलिन तो बढ़ा नहीं सकते, स्वाभाविक रूप से कल ही बढ़ेगी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 140 हमारी पीपी की अपर लिमिट होती है। तो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल 140 से ज्यादा है, तो हमने उसमें 20-20 का लिवरेज दे दिया, मान लो। तो अगर 120 160, अगर 120 से कम आ रही पीपी, तो मॉर्निंग डोज को 2 घटा दें। यदि 160 से ज्यादा है तो मॉर्निंग डोज को 2 बढ़ा दें। फिर वही वाली बात है कि 180 से ज्यादा हो तो 4 बढ़ा दें। तो समझ के तब 4 बढ़ाइए, वरना 2-2 करके बढ़ाते रहिए, है कुछ दिनों में पेशेंट नियंत्रण में आ जाएगा। तो बहुत सरल तरीका हम लोगों ने जो अभी समझा, वह समझा कि फास्टिंग ग्लूकोज को नियंत्रित करने के लिए रात्रि की इंसुलिन, आफ्टर ब्रेकफास्ट को नियंत्रित करने के लिए सुबह की इंसुलिन को हम छेड़ते जाते हैं। बेसल इंसुलिन जब हम यूज करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा संभावना या सबसे ज्यादा भय किस बात का होता है कि मध्य रात्रि में हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए। तो मध्य रात्रि का हाइपो 3 AM और मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया को से बचने के लिए हम बीच बीच में राय देते हैं, आप मिडनाइट 3 बजे रात की ग्लूकोज लेवल करते रहिए। जहां पे जब हम ट्वाइस डेली दे रहे हैं तो कब करें। एक उत्तर आया था, अभी दूसरा भी आया, मिड नाइट हाइपोग्लाइसीमिया हम यहाँ पे भी रूल आउट करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जो मध्य रात्रि का ग्लूकोज लेवल है, वो इवनिंग डोज के हिसाब से हम मिडनाइट देखेंगे। मॉर्निंग डोज के लिए क्या करेंगे, मॉर्निंग डोज में सुबह की रैपिड 3-4 घंटे पे हाइपो करा सकती है। सुबह की एनपीएच लंच के पहले जब एनपीएच की पीक आ रही तब करा सकती है। सुबह की एनपीएच रात्रि भोजन के पहले तब करा सकती है। तो सुबह की एनपीएच से हमारा बिफोर लंच, बिफोर डिनर, और कभी कभी 2 आवर्स आफ्टर ब्रेकफास्ट, ये वाली वैल्यूज हमारी हाइपोग्लाइसीमिया की हो सकती है। तो हमें विशेष रूप से पेशेंट को कंप्लेन करने के लिए नहीं हमें अवसर देना है, हमें उससे लीडिंग क्वेश्चन पूछने हैं। हमें उसको बताना है कि इस समय जब सुबह का नाश्ता हजम हो गया, लंच लेने के पहले जब खाली पेट है, उस वक्त हाइपो के चांसेस होंगे। शाम को फिर हाइपो के चांसेस होंगे। डोज ज्यादा हुई तो इस वक्त पीपी नाश्ते के 2-3 3-4 घंटे बाद हाइपो के चांसेस होंगे। तो उस वक्त बीच बीच में टेस्ट करते रहिए। यदि भोजन लेट हो गया किसी वजह से तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई। हाँ डॉक्टर, एक दिन बाजार गए थे, लौटने में देरी हो गई थी, तो वहीं पे लगने लगा जान निकल जाएगी। बहुत तेज भूख लग रही थी, वहीं से कोल्ड ड्रिंक लेके पी और फिर आराम आया। साफ साफ है तो वो क्या हुआ, दिन के समय हम मार्केट में गए थे, वहां लेट हो गए, बिफोर लंच हाइपो हो गया। तो हमें पेशेंट से ऐसे ही बताना, वो अपने आप नहीं समझ पाया कि उसे शुगर हुई थी, कम हुई थी, और आपको बताया। आपने उससे पूछा कि कभी ऐसा होता है क्या
कि बहुत तेज भूख लगती हो, घबराहट होती हो, कमजोरी होती हो, हाथ पैर कांपने लगते हो, ठंडे ठंडे पसीने आते हो, आंखों के आगे धुंधलापन आता हो, लगता है चक्कर आ रहा है, बैठ जाए, और फिर कुछ खाया पिया तो ठीक हो गए। पहले तो कह रहा है कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ डॉक्टर सही कह रहे हो, मुझे 2 बार ऐसा हुआ इस बीच में। किस समय हुआ वो समय, और क्या लक्षण हुए? ये बड़ी विशेष बात है हाइपोग्लाइसीमिया के साथ। हर व्यक्ति के हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण अलग होते हैं। यदि किसी को न्यूरोपैथी है, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, तो कुछ ऑटोनोमिक फीचर्स उसको नहीं होंगे, दूसरे लक्षण होंगे। तो इसलिए एक वन साइज डजंट फिट ऑल, उसी तरह से एक लक्षण सब में नहीं होता। तो जो व्यक्ति को हुआ उसको समझा दीजिए, इसको याद रखना, और ये लक्षण कभी हो तो तुरंत ग्लूकोज लेवल चेक करके देखना। इससे करना मतलब पढ़ना की पहले मिठाई खा ले, पहले ग्लूकोज लेवल चेक करना जिससे वो पक्का हो जाए, और नोट कर लेना अपनी डायरी में और फिर बताना। उसके बाद ऐसा नहीं कि हमने सीधे उठा के 2 लड्डू खा लिए, उसके बाद घोल के 4 चम्मच चीनी ले ली, और उसके बाद ढेर सारा खाना खा लिया ना, 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 ऐसा नहीं। तुरंत लाभ के लिए हमने 1 या अधिक से अधिक 2 चम्मच चीनी ले ली, चाय में ले ली, दूध में ले ली, पानी में ले ली। लेकिन चीनी तो हमारे शरीर में कितनी देर काम करेगी? 5-10 मिनट। उसके बाद फिर शुगर लो होने लग जाएगी। तो उसको ग्लूकोज की सप्लाई को बनाए रखने के लिए, तात्कालिक प्रभाव के लिए चीनी ग्लूकोज, और लंबे समय के प्रभाव के लिए भोजन, दूध, फल, ब्रेड, रोटी, कोई चीज हमने ऐसी खाती है जिससे कि वो देर तक ग्लूकोज देता रहे। और फिर हम इस चीज की जो परिचर्चा करें कि यह कारण क्या था कि हमारी ग्लूकोज उस वक्त कम हुई। तो विवेचना बहुत आवश्यक है। खाना लेट हुआ तो हमारी गलती थी, हमने खाना खाया और उल्टी कर दी, दस्त हो रहे थे तो भोजन निकल गया, इंसुलिन की गलती नहीं है। हमें उस दिन बहुत ज्यादा काम पड़ गया, किसी वजह से हम रोज तो चलते नहीं, उस दिन हमें 2 किलोमीटर चलना पड़ गया, शुगर लो हो गई। तो यह तो हुए वह कारण जो इंसुलिन की कोई गलती नहीं, हमने किसी और कारण से ग्लूकोज कम हुआ। और फिर इसके बाद अगर ऐसा कुछ नहीं तो हम सोचेंगे कि ग्लूकोज, हमारी इंसुलिन की डोज ज्यादा हो रही है, उसको हम कम करें। तो मॉर्निंग इंसुलिन से आफ्टर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर, ये हाइपो हो सकते हैं। तो इस समय हमें बीच बीच में जांच करानी है। बिफोर मील 90 के नीचे ना जाए, और आफ्टर ब्रेकफास्ट 130 के नीचे ना जाए। इवनिंग डोज, इवनिंग डोज पे फिर 2 चीजें हैं। आर आर लगाने के, रेगुलर इंसुलिन लगाने के 3-4 घंटे बाद, मतलब आफ्टर डिनर या एट बेड टाइम। तो रात में सोने जाते समय अगर हाइपो हो रहा है तो उसके लिए आज रिस्पॉन्सिबल है। मध्य रात्रि में या सुबह सुबह हो रहा है उसके लिए शाम वाली एनसीएच रिस्पॉन्सिबल है। तो इस प्रकार से हमारे ये जो टाइम लाइन्स हैं, इनमें हमें बीच बीच में चेकिंग करते रहनी है, और यह देखना है कि कहीं हाइपो तो नहीं हो रहा। तो वह हाइपो की मॉनिटरिंग हमें अप टाइट्रेट करने के लिए जितना सतर्क रहना है, उतना ही उसको आवश्यकता पड़ने पे डाउन टाइट्रेट के लिए करना है। अब ये बड़ी दिक्कत आती है, ये सारी इतनी गणित कौन लगाए? हर बार आप हमारे चक्कर लगाएंगे। अच्छा, कई डॉक्टर इसलिए इंसुलिन से घबराते हैं क्योंकि वो उसमें बहुत सहज नहीं है। कोई चीज जब तक आप उसमें, आपको विश्वास नहीं होगा ना, तो आपके कहने में भी वो दृढ़ता नहीं आएगी। अरे यार इंसुलिन लगाओ, तुम्हारे लिए जरूरी है, मैं तुम्हें ठीक करता हूँ, बिल्कुल आप देखना 10-15 दिन में बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपका विश्वास है, आत्मविश्वास है जो बोल रहा है। तो कई बार हमें विश्वास नहीं होता, कहते भाई इंसुलिन की जरूरत है, देख लो। अच्छा, हमने कह के देख लो तो मरीज को क्या पड़ गया, वो कौन करे, नहीं नहीं डॉक्टर वो दवाई दे दो, मैं मेहनत कर लूंगा। हाँ, हमने भी सोचा हम भी बचे, जाओ दवा। तो ये हमारा थोड़ा टालम टोल वाला व्यवहार। दूसरी चीज, हम कह रहे हैं यार फिर उससे घंटों बहस करनी पड़ेगी, उसको समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, है अब क्या करें, रोज रोज बुलाओ, रोज रोज फिर उसकी दवा डोज घटाओ बढ़ाओ। तो हम बट घटाए बढ़ाएं, या पेशेंट स्वयं घटाए बढ़े, या कोई डायबिटीज एजुकेटर बढ़े। तो यह भी बड़ी आवश्यक बात है। देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि पेशेंट मूर्ख है, और यह हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि यहाँ पे मूर्खता हमारी है, पेशेंट की नहीं। पेशेंट भी उतना ही समझदार है जितने हम।
उसको तो अपनी जान की चिंता मुझसे ज्यादा है। आप उसके लिए एक पेशेंट समझ के उसकी फिक्र कर रहे हैं, उसके लिए तो अपनी जान ज्यादा कीमती है। तो वह, अगर आप समय देंगे, अगर आप समझाएंगे, तो वह जान लगा देगा। लेकिन जब हम समय नहीं देंगे, हम नहीं बताएंगे, तो कभी नहीं कर पाएगा। ये वो स्टडीज हैं जो हुई है जिसमें कहा गया, पेशेंट को समझा सिखा के उससे कहा गया तुम मॉनिटर करो, और पेशेंट ने बड़े अच्छे से मॉनिटर करके उसको रिजल्ट दिखाया। ये एटलेंटस ट्रायल तो जो भारत में जो हुआ था, उसमें मैं भी एक इन्वेस्टिगेटर था, और हमारे पेशेंट्स ने उनको, अच्छा ये बात है, जब ये कंसेप्ट थोड़ा सा नया, जब ग्लार्जिन बहुत पुरानी ली हुई, तो ये बात है 13-14 वर्ष पुरानी, 2010-11 की, ग्लार्जिन आने के कुछ समय बाद, तब हम लोगों ने ये स्टडी की थी। भारत में इसका एक सेंटर हमारा था कि हम पेशेंट को सिखा रहे हैं, आपको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, 120 से ज्यादा हो आपको 2 यूनिट बढ़ा लेनी और नोट कर लेना है। फिर अगले दिन, फिर उसके अगले दिन, जब आवश्यक हुआ तो एक दिन छोड़ के उसको नोट करते जाइए, और आप सप्ताह में, उसके बाद 10 दिन में, उसके बाद 15 दिन में जब आप आएंगे तो मुझको दिखाएंगे, और हम अब आप उसमें जो आपने कुछ कमी या अधिकता कर दी होगी उसको हम लोग रेगुलेट कर देंगे। तो यह देखा गया। दूसरा क्या हुआ कि आप हमारे पास सप्ताह सप्ताह पे आएंगे, हम रेगुलेट करेंगे। तो जब दोनों ग्रुप्स को कंपेयर किया गया, तो ये देखा गया कि जहां पे डॉक्टर रेगुलेट कर रहा है वहां पे प्रभाव कम अच्छे हैं, जहां पेशेंट कर रहा है वहां पे प्रभाव ज्यादा अच्छे हैं। तो क्या पेशेंट हमसे ज्यादा जानकार हो गया? हमारे तो ईगो हर्ट हो गई ना, यार पेशेंट ने ज्यादा अच्छे से कर लिया, हम नहीं कर पाए। लेकिन स्वाभाविक बात, डायबिटीज में हमसे ज्यादा योगदान उसके नियंत्रण में तो पेशेंट का है। यदि हमने पेशेंट को समझा के सिखा के उसकी अपनी चीज को नियंत्रण लाने में उसको भागीदार बना दिया, तब भाई साहब मेरा क्या हो जाएगा। ये वैसी बात हुई कि जब बच्चे को बच्चे का बाप पढ़ा रहा है और एक बच्चा खुद पढ़ना चाहता है, तो जब पेशेंट स्वयं अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने पर लगेगा, तो वो केवल इंसुलिन को ही नहीं कंट्रोल करेगा, अपनी जीवन शैली को भी नियंत्रण में लाएगा। वो हर समय ध्यान रखेगा कि मुझे कैसे घटाना है या कैसे बढ़ाना है। इसके विपरीत डॉक्टर कह रहा है, हाँ डॉक्टर साहब कर लेंगे, ठीक है ठीक है कर लेंगे। जब वो लापरवाह है तो काम नहीं होगा। तो पेशेंट जब टाइट्रेट कर रहा है, तो परिणाम हमेशा अच्छे होंगे बनस्बत की जब हम उससे कहें तो मेरे चक्कर लगाओ, हम टाइट्रेट करेंगे। तो यह कुछ बातें थी जो हम लोगों ने एक थ्योरी के रूप में आपके सम्मुख रखी, कि किस प्रकार से हम इंसुलिन, ट्वाइस डेली प्रीफिक्स इंसुलिन को कैसे हम घटाते बढ़ाते हैं और कैसे हमें करना चाहिए। यदि कोई आपके कोई प्रश्न हो इस बीच में, तो आप लोग उसको चैट बॉक्स में लिखते चले। फिर हम लोग अब इसको कुछ उदाहरणों से हम इसको आगे इस पर चर्चा करते हैं कि कोई पेशेंट में हमें कैसे करना है, जैसे एक लाइव केस का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, इन महिला में जिनको कि 22 यूनिट इंसुलिन चल रही थी, और हमने इनको आरंभ किया ट्वाइस डेली इंसुलिन 2 बार, सुबह 22 और रात में 10 यूनिट से। ठीक है। आरंभ में इनकी 113 और 276 ग्लूकोज लेवल थे। अब जब हमने 2 दिन बाद देखा, तो क्या देखा कि पासिंग तो घटने की जगह बढ़ गई, पोस्ट पैंडियल जरूर थोड़ी सी घटी। अब एक दिमाग में ये शंका आती है, भाई ऐसा हुआ क्यों? इंसुलिन पहले 22 यूनिट ले रहे थे, अब तो हमने टोटल डोज तो 33 कर दी, 32, और बेजल की डोज वही है, तब हमारी फास्टिंग लेवल क्यों बढ़ी? तो यह ध्यान रखें कि यह जो प्रॉब्लम है, यह प्रॉब्लम हमारी ग्लिसराइड के हटने से आई। कुछ तो काम ग्लिसराइड भी कर रही थी ना, तो हमें सारे पहलुओं को ध्यान में रखना है। तो जो थोड़ा सा ग्लिसराइड काम कर रही थी, ग्लिसराइड के कारण से वह उसका फास्टिंग ग्लूकोज लेवल बढ़ा। अब हमने देखा कि फास्टिंग 120 से अधिक है, तो हमने रात्रि की डोज में 10 में 2 बढ़ा के 12 कर दिया। पोस्ट प्रैंडियल पे ध्यान दिया, पोस्ट प्रैंडियल देखा 160 150 हमने टारगेट रखा था, 160 इससे अधिक है तो हमने सुबह की डोज में
2 बढ़ा दिया। फिर 2 दिन बाद देखा फास्टिंग कम आई, लेकिन अभी 120 नहीं आई, इवनिंग डोज को फिर 2 बढ़ा दिया। पोस्ट प्रेंडियल कम हुई, लेकिन अभी 160 नहीं आई, मॉर्निंग डोज को भी 2 बढ़ा दिया। तो ये जो मैंने दोनों डोजेस को एक साथ बढ़ाया है, इसको मैं कई बार क्या करता हूँ, मैं अपने पेशेंट कहता हूँ तो एक दिन फास्टिंग देखिए आप, एक दिन पीसी, एक दिन फास्टिंग एक दिन पीसी, उससे बहुत तेजी से डोजेस बढ़ती भी नहीं है और बहुत सारे चेंजेस भी एक साथ नहीं होते, समझना और करना भी सरल होता है। तीसरे दिन देखा हमारी फास्टिंग काफी ठीक ठीक आने लगी, तो हमने अभी 129 थोड़ा ज्यादा होते हुए ने कारण से 2 डोज और बढ़ाई, 2 यूनिट। इवनिंग भी काफी बेहतर हो गई, लेकिन अभी भी नॉर्मल नहीं है, 2 डोज और बढ़ाई, 2 यूनिट। नेक्स्ट टाइम पे हमारी यह चीज लगभग ये अपने सीमा में आ गई, तो हमने सेम डोजेस को पीपी ग्लूकोज थोड़ा ज्यादा था तो इसे सुबह की 2 बढ़ा ली, बाकी इवनिंग को सेम रखा, और नेक्स्ट टाइम पे ये बिल्कुल ठीक आ गई। तो इस प्रकार से धीरे धीरे आप देखो 10-11 दिनों में ऑल्टरनेट डेज पे फास्टिंग पीपी देखिए, धीरे धीरे 2-2 यूनिट करके हमने बढ़ाया और पेशेंट हमारा एक नियंत्रण में आ गया। तो यह जो काम है, यह हमारे बड़े आराम से इस प्रकार से, यह अगर हम आराम से चलते हैं 5:30, तो हम उसको बड़े आराम से इस तरह से ये ठीक करवा सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि जब हमारा यह दोनों जो वैल्यू अनियंत्रित थी, उनको हमने क्रमशः बढ़ाते हुए 30 और 16 यूनिट पे नियंत्रित कर लिया, क्या काम खत्म हो गया या हमें कुछ और अभी करना है? और यही तो हम लोग अभी तक थ्योरी में डिस्कस कर रहे थे कि हमें कुछ और देखना है कि नहीं। आप याद करिए, बहुत सारी चीजें कही थी। मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया रूल आउट करना है, हमने देखा मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो रहा, कुछ। फिर बाकी समय की देख लें, कहीं मॉर्निंग की डोज से बिफोर लंच हाइपो तो नहीं हो रहा। हाँ, मिल गया। देखिए बिफोर लंच पेशेंट अभी ये कंप्लेन नहीं कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं बिफोर लंच वैल्यू कितनी कम जा रही है। आफ्टर लंच बढ़ गई, बिफोर डिनर ठीक है, आफ्टर डिनर फिर बढ़ गई। तो अब थोड़ा परेशानी हो सकता है पेशेंट को, हो रही हो सकता है ना हो रही हो, लेकिन वैल्यू हमारी बिफोर लंच काफी कम है। तो यह मॉनिटरिंग, जब हम एक चीज को नियंत्रण ले आए, तो बाकी वैल्यूज पर हमें ध्यान जरूर देना है। कायदा ये कहता है इसके पहले ही, जब हमारा इस स्थिति में हम थे, यहाँ पे ही हमको बीच बीच में कभी हमें बिफोर लंच कभी मिडनाइट देख लेना था कि ग्लूकोज लेवल ज्यादा उस वक्त कम तो नहीं हो रहे हैं। खैर, अब अगर हो रहे हैं तो जब हम इसके लिए क्या करें? अब प्रश्न ये आता है कि जब अगर बिफोर लंच वैल्यू कम हो रही थी, तो हमने मॉर्निंग की डोज को 30 से घटा के 28 कर दिया, जिससे इस वक्त की थोड़ी डोज कम हो जाए एनपीएच की। अगले दिन देखा, 2 दिन बाद देखा, अभी 82 है, अभी भी काम नहीं चला, 82 भी थोड़ा 90 से नीचे है, हमने 2 यूनिट और घटा दिया। फिर देखा 93 आ गए, 90 से ऊपर प्रीमियर है, हम काफी संतुष्ट हो गए। लेकिन अब हमने देखा मिडनाइट वाली जो अभी ठीक ठीक थी, अब मिडनाइट वाली 89 आ गई। अच्छा, ये क्यों हुआ? वास्तव में जैसे जैसे हम पेशेंट को नियंत्रण में लाते जाते हैं, ग्लाइसेमिक नियंत्रण जैसे जैसे बेहतर होता जाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, इंसुलिन बेहतर कार्य करने लग जाती है। जब इंसुलिन बेहतर कार्य करती है, तो हमारी कम डोज में कंट्रोल होने लग जाता है। तो आरंभ में जिस प्रकार से हम पेशेंट की डोज को अप टाइट्रेट करते हैं, कुछ समय के बाद वही पेशेंट के डोज को हमें डाउन टाइट्रेट करना बहुत आवश्यक होता है। तो यहाँ पे हमने देखा, जो 16 यूनिट पहले मिडनाइट में हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करा रही थी, अब कंट्रोल आने के बाद 3-4-5 दिनों के बाद वो क्रमशः इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ने से उस समय भी ग्लूकोज लेवल नीचे जाने लगा। तो हम क्या करेंगे? इवनिंग डोज को 2 यूनिट कम कर देंगे। तो 2 यूनिट कम किया, और ये देखा अब मिडनाइट हमारी 101 हो गई। ठीक, हमने देखा था मॉर्निंग की घटाने से हमारी बिफोर लंच भी 93 हो गई थी। लेकिन अब हमारी पीटी का क्या हुआ?
अब फीकी बढ़ गई। एक गाना था ना, एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है। इसको ठीक किया तो ये रूठ गया, इसको ठीक किया तो ये रूठ गया, यही चलता रहा। तो अब अल्टीमेटली हमने कहा यार, ग्लार्जिन चल रही थी, सल्फोनिलुरेन चल रही थी, तब भी मजा नहीं आ रहा था। हमने ट्वाइस डेली इंसुलिन ली तो कम से कम उतनी बुरी तो नहीं है, लेकिन पूरा मजा नहीं आया। अब क्या किया जाए? तो अगर हमें इन आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर वैल्यूज को कंट्रोल करना, आपके पास कई तरह के नुस्खे अभी बाकी हैं। आपकी प्रेफरेंस क्या होगी? आप क्या करना चाहेंगे? ए, बी, सी या डी? इनके लिए आप मॉर्निंग इवनिंग की डोज को बढ़ाना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। एक डॉक्टर का एक रिस्पॉन्स आया कि हम कोई कह रहा है कि ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर जोड़ेंगे, कोई कह रहा है कि हम रेगुलर को शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग में शिफ्ट कर देंगे। गुड। एक ने 30-70 से 50-50 का भी एक ऑप्शन दिया, बहुत बढ़िया। तो आप सब लोगों ने सब तरह के, अच्छा देखिए यही मजा है, हर व्यक्ति जैसे भोजन बनाता है ना, तो पत्नी अलग तरीके से बनाती है, बहन अलग तरह से, माँ अलग तरह से, नानी अलग तरह से, वैसे ही हम और आप ट्रीट करते हैं तो ट्रीटमेंट का भी तरीका अलग अलग होता है। तो ये सारे ऑप्शंस में ऊपर वाला ऑप्शन तो गड़बड़ है, क्योंकि ये तो हम लोगों ने देख लिया, इससे हाइपो हो रहे थे तो हमें इंसुलिन डोज बढ़ानी तो नहीं है, लेकिन बाकी सब ऑप्शन वैलिड है। चलिए चर्चा करते हैं इसको कैसे कैसे किया जाए। यह तो थी हमारी रेगुलर और एनपीएच का कॉम्बिनेशन, जो 30-70 और हमारे एरिस वाले इंसुलिन के नाम से लाते हैं कि इंसुलिन 30-70 एनपीएच और रेगुलर का कॉम्बिनेशन। इसके अलावा प्री मिक्स विद शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, एनपीएच एस्पार्क के साथ, नोमेक, एनपीएच लिस्प्रो के साथ, जुमोलॉग मिक्स, यह जो आती है शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग के साथ, इनमें लाभ क्या है आप स्वयं देखिए। रेगुलर का कर्व जो है, शॉर्ट एक्टिंग का कर्व उससे पीक पे जा रहा है, ये धीरे धीरे पीक पे पहुंच रहा है, ये तेजी से पीक पे जा रहा है। तो ये शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग हमारी पोस्ट प्रैंडियल वैल्यू को बेहतर कवर करते हैं। यह क्रमशः काम करते हुए 6 से 8 घंटे काम करती है, या 4 से 5 घंटे में ही खत्म हो जाती है। तो इससे जो लेट 3-4 घंटे बाद हाइपोग्लाइसीमिया होता है, इससे 3-4 घंटे बाद हाइपोग्लाइसीमिया की संभावना कम हो जाती है। तो जब हम प्री मिक्स रेगुलर से की तुलना में प्रीमिक्स शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग देते हैं, तो पोस्ट प्रैंडियल का नियंत्रण यह बढ़ जाता है। चलिए, स्विच ऑन आप करने को पूछ रहे हैं, स्विच ऑन की विधि भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक तो तरीका हुआ, हमने रेगुलर प्रीमिक्स को शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग की प्रीमिक्स में, जो दो रूपों में आती है, इसमें शिफ्ट कर दिया। अब इससे क्या कर दिया हमने कि जो सुबह शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग थी, इसने आफ्टर ब्रेकफास्ट कंट्रोल कर दी, जो रात्रि में शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग थी, इसने आफ्टर लंच कंट्रोल कर ली। तो इन दोनों को हम कम से कम इससे नियंत्रण में ला सकते हैं। तो जैसे ही हमने इस पेशेंट को रेगुलर इंसुलिन के एनालॉग से शॉर्ट एक्टिंग के इंसुलिन के एनालॉग में कन्वर्ट किया, 2614 ले रहे थे, हमने 2614 शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग वाली प्रीमिक्स इंसुलिन दी। वाओ! जो आफ्टर ब्रेकफास्ट थी खूब अच्छी कंट्रोल, आफ्टर लंच ये भी काफी अच्छी कंट्रोल है। लेकिन पूछा जाए आप संतुष्ट हैं? तो 161 में हमारा अभी भी दिल नहीं भरा, यार थोड़ा और अच्छा होना चाहिए। थोड़ा और अच्छा करने के लिए हमने क्या किया, अब भाई साहब जो ये कह रहे थे मोंगीबोस जोड़ दीजिए, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, हमने रात में वो जोड़ दी और उससे हमारी यह भी ठीक आ गई। तो जो हमने रेगुलर प्रीमिक्स से जो शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग वाली प्रीमिक्स में कन्वर्ट किया, तो हमने देखा कि बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हमारे आ गए। जो थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग होनी थी, वो फाइन ट्यूनिंग हमने अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स देके जोड़ दी। अब बात ये आई कि जब हम रेगुलर इंसुलिन से शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग की इंसुलिन देते हैं, तो वो कॉस्टली हो जाती है। वॉग्लिबोल वो अभी ठीक ठाक सी कॉस्टली है। तो अगर वो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके पेशेंट को भारी पड़ रहा है, तो अभी एक डॉक्टर ने कहा था कि हम 50-50 में कन्वर्ट कर रहे थे।
तो चलिए डॉक्टर की बात मान लेते हैं, हम लोग यहाँ 50-50 अगर ट्राई करते शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग की स्थान पर तो कैसा रहता। तो जो प्रीमिक्स लेते हुए हमारी पोस्ट मील हमारी बढ़ी हुई थी, उनको हमने कन्वर्ट किया 50-50 इंसुलिन से। तो 26 + 14 30-70 इंसुलिन ले रहे थे, हमने 50-50 वाली सेम डोजेज में ले ली। भाई वाह, मजा आ गया यार, ये तो उससे भी ज्यादा अच्छी है। बेकार हमने वहां पे 3 गुने पैसे खर्च किए, ये तो 50-50 में पेशेंट का बढ़िया कंट्रोल हो गया। रात की देखें, अच्छा रात में थोड़ी अभी मजा कम है। सुबह वाले में तो सेम कन्वर्ट करने से आप देखो ना, 55 मजेदार है। शाम वाली में केवल 22। ऐसा क्यों? सुबह और शाम में क्या 50-50 अलग अलग काम करती है? क्या कारण हो सकता है कि यहाँ पे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, यहाँ पे रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं है? चलिए, हर चीज, जब भी इंसुलिन से संबंधित कोई चीज हो तो हमें क्या करना है, तुरंत शोले में जय और वीरू की पिक्चर आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे जय और वीरू कौन है? रेगुलर और एनपीएच। तो अब क्या है, सुबह की डोज थी 26। चलिए हम लोग मॉर्निंग डोज को पहले वो विवेचना करते। 26 जो थी 30-70, उसमें क्या था, 30% थी आर, तो वो हो गए 7.8 यूनिट, और 70% थी एनपीएच, वो हो गई 18.2 यूनिट। तो जो सुबह की 26 यूनिट थी वह मिलके बनी थी 7.8 और 18.2 से। हमने उसको कन्वर्ट कर दिया 50-50 में। तो जब 50-50 हमने सेम डोज दी तो वो कितनी हो गई, 13 यूनिट और 13 यूनिट। ठीक है, गणित लगते हैं यहाँ पे। और वो देखिए, अब मॉर्निंग में हमें इसके लिए क्या करना था, पोस्ट ट्रेंडियल को कंट्रोल करने के लिए हमें रेगुलर को बढ़ाना था। रेगुलर कितनी बढ़ गई, 7.8 से 5.2 यूनिट बढ़ गई। हम लोग अभी तक बात करें कि यार दो 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 करके बढ़ाएंगे, और यहाँ पे हमने जब 30-70 से 50-50 किया तो एकदम से 5.2 यूनिट बढ़ गया। 5.2 यूनिट बढ़ा, और देखिए खतरे से रिस्पॉन्स आ गया, बल्कि थोड़ा ज्यादा लग रहा है कि कम होती जा रही है। चलिए इवनिंग इंसुलिन देखते हैं। इवनिंग इंसुलिन 14 यूनिट थी, 30% आर 4.2, 70% एन 9.8। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 14 यूनिट 50-50 में, 7 और 7। तो आर कितनी बढ़ी, 3.2 यूनिट। यहाँ पे 5.2 यूनिट, यहाँ पे 3.2 यूनिट। तो ऑब्वियसली 5.2 यूनिट बढ़ी तो उसका रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा आना था, 3.2 यूनिट का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आना था। तो वो रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन यहाँ डोज इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा हो गया। हमें इतना नहीं करना चाहिए एक साथ, पता नहीं उसका क्या रिस्पॉन्स हो। तो एक बात तो ये समझ आई कि 50-50 में कन्वर्ट किया तो उसके बाद हमें रीटाइट्रेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम देख रहे हैं फास्टिंग पहले 94 थी, अब 119 हो गई। अब ये भी एक आफत, एक को बनाओ तो दूसरा उठ जाता है, गाना बिल्कुल सटीक था। तो यह क्यों बढ़ गई, इसका क्या कारण हुआ? चलिए फिर विवेचना करते हैं इसकी, फिर देखते हैं जय कितना काम कर रहे हैं, वीरू कितना। इवनिंग फास्टिंग ग्लूकोज वह हमारी इवनिंग डोज से कैलकुलेट हो रही है। इवनिंग डोज 14, 4.2, 9.8, जिसको हमने 7 कर दिया, तो यह तो बढ़ गई हमारी 3.2, जो 2.8 बढ़ गई। और ये इसका क्या हुआ, ये 2.8 कम हो गई। तो एनपीएच की डोज जो सुबह तक काम करती थी वह तो कम कर दी हमने ना, तो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल तो बढ़ना ही था। तो हम 30-70 को हमने सीधे सीधे 50-50 में कन्वर्ट किया, एक बार तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ये पोस्ट प्रैंडियल ज्यादा अच्छे नियंत्रण में आ जाएगी, और प्री प्रैंडियल जो है उसका नियंत्रण खराब हो जाएगा। तो क्या बाकी वैल्यूज भी गड़बड़ हो जाएंगी? आप कह रहे हैं कि प्री प्रैंडियल गड़बड़ होगी, चलिए समझते हैं।
हमने देखा कि शाम की एनपीएच कम रह गई, इसलिए मॉर्निंग फास्टिंग बढ़ जाएगी। सुबह की पीपी अच्छी कंट्रोल होगी, लेकिन सुबह की एनपीएच कम हो गई तो बिफोर लंच, आफ्टर लंच, बिफोर डिनर, जहां जहां एनपीएच का असर है वो सब वैल्यू बढ़ जाएंगी। रात वाली डोज में हमारी एनपीएच की डोज कम हुई, रेगुलर बढ़ी, तो आफ्टर डिनर कंट्रोल अच्छा होगा, लेकिन मिडनाइट और फास्टिंग रात की एनपीएच कम होने से बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, जब हम 30-70 से 50-50 कन्वर्ट करेंगे तो पोस्ट प्रैंडियल तो बेहतर कंट्रोल होगा, लेकिन बाकी सब गड़बड़ हो जाएगा। तो कोई बहुत बढ़िया ये सोल्यूशन नहीं है, हमें इसके बाद दोबारा टाइट्रेट करना पड़ेगा। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए कहा जाता है जो लोग 2 ही बार दिन में भोजन करते हैं। एक बार सुबह हमने 10-11 बजे भोजन कर लिया, एक बार शाम को 6-7 बजे भोजन कर लिया, और अमाउंट भी ज्यादा ही होता है। तो हम ये कहते हैं कि पोस्ट प्रैंडियल एक्सकर्शन ज्यादा होंगे, तो उनको 30% की रेगुलर की जगह 50% रेगुलर चाहिए, तो हम उनके लिए ये दे दें, लेकिन रीएडजस्ट करना होगा। और समझते हुए, किसको समझते हुए, ये कर। अब यहाँ पे एक चीज मैंने और ऐड कर दी, जब हम 30-70 से 50-50 कर रहे हैं, तो क्या देखिए, जो रेगुलर है, रेगुलर की डोज बढ़ गई। ये जो जितना रेगुलर काम करी थी उससे 20% बढ़ गई, और एनपीएच की डोज जो है 20% कम रह गई। तो पोस्ट प्रैंडियल का कवरेज बेहतर होगा, प्री प्रैंडियल का कवरेज खराब होगा, उसको हमें ध्यान में रखना होगा। सब कुछ काम कर दिया हमने, वॉगलीबोज वगैरह देखिए, हमने उसको कंट्रोल कर दिया, पोस्ट प्रैंडियल को, सब कुछ। तो 30-70 में भी और 50-50 में भी हमारा आफ्टर लंच वैल्यू नहीं कंट्रोल होती, क्योंकि रेगुलर सुबह दे रहे हैं, रेगुलर शाम दे रहे हैं, दोपहर में रेगुलर नहीं है। और दोपहर में अगर हम देखें तो एनपीएच का भी असर जो है ना, वो पीटी को कंट्रोल करने में नहीं आ रहा है, ये बिफोर लंच को तो कंट्रोल कर ले रहा है, पोस्ट प्रैंडियल को बहुत ज्यादा नहीं प्रभावित कर पा रहा है। तो पोस्ट प्रैंडियल वैल्यू कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ और सोचना होगा। इसका मतलब अगर हमारी सब करने के बाद पोस्ट प्रैंडियल रूठी हुई रह जाती है, तो पोस्ट प्रैंडियल को मनाने के लिए हमें एक रेगुलर इंसुलिन, अब हमारा ऑप्शन क्या क्या है, उस पोस्ट प्रैंडियल को आफ्टर लंच वाले को रेगुलराइज करने के लिए हम एक रेगुलर इंसुलिन लंच के पहले दे दें, चाहे वो रेगुलर हो और चाहे वो शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग हो। तो जब हम एक बोलस डोज लंच के पहले जोड़ेंगे तो हमारी आफ्टर लंच अच्छी नियंत्रण में आ जाएगी। अच्छा, एक काम और किया जा सकता है, रेगुलर इंसुलिन जब हम जोड़ते हैं तो आप ये देखें ना, रेगुलर का भी प्रभाव शाम तक बहुत कम रह जाता है और एनपीएच का प्रभाव भी शाम तक बहुत कम रह जाता है। तो अधिकतर पेशेंट्स में हम ये देखते हैं शाम की वैल्यू हाइपर तो होता है कुछ लोगों में, लेकिन कई पेशेंट्स में शाम की वैल्यू अनियंत्रित होती है, अगर बिफोर डिनर देख रहे हैं। तो एक ऑप्शन ये दिया गया, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम 30-70 को दोपहर में भी दें, तो 30-70 3 बार हो गई। तो इसका जो एनपीएच वाला कंपोनेंट है वो दोपहर में जब हम देंगे तो वो शाम को एनपीएच वाला कंपोनेंट बिफोर डिनर को अच्छा कंट्रोल कर लेगा। बात तो पते की कही आपने। अगर बिफोर डिनर बढ़ी हुई जा रही है तो बजाय यहाँ पे केवल शॉर्ट एक्टिंग देने की हम 30-70 दे दें, लेकिन फिर जयवीरों की तस्वीर सामने हो, यहाँ पे जो एनपीएच है ये 12-14 घंटे तक काम कर रही है। तो अगर हमने दोपहर में 2 बजे दिया तो रात के 2 बजे तक उसका प्रभाव चलता रहेगा। इस समय तो ये बेहतर काम करने के लिए हो सकता है वो मिडनाइट में हाइपोग्लाइसीमिया करा दे। तो यह आपकी निगाह के सामने हर क्षण ये जो काइनेटिक्स है, ये ग्राफ बना रहना चाहिए। किस समय इंसुलिन दी, उसका प्रभाव कब तक था, ये यहाँ पे अच्छा काम कर लेगी, लेकिन मिड नाइट हाइपो या बेड टाइम हाइपो की संभावना अगर हम 30-70 देते हैं दोपहर में भी तो बढ़ जाएगी। अब एक हाइपोथेसिस और लगाई गई थी, ठीक है, आप कह रहे हैं 30-70 3 बार लेने पे गड़बड़ हो रहा है, हम ऐसा क्यों ना करें। देखिए, दिस इज प्लेइंग बिग इंसुलिन। अच्छा, बड़े मजेदार चीज है, यहाँ पे गणित काम करती है। वैसे तो बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का दोनों का बैर है, 12th में आते ही हम कहते हैं या तो मैथ लो या बायो लो।
तो वहीं से सेपरेशन शुरू हो जाता है। मतलब ये कह दिया जाता है कि गणित वाले को बायोलॉजी की जरूरत नहीं, बायोलॉजी वाले को गणित की जरूरत नहीं। लेकिन डायबिटोलॉजी एक ऐसी चीज है, और विशेष रूप से जब इंसुलिन आती है वहां पे गणित, अभी हमने देखा ना 30, 70, 50, 50 सब में गणित आ रही थी, तो ये गणित यहाँ पर भी है। तो किस प्रकार इस गणित में क्या है, एक केमिस्ट्री में एक इक्वेशन होती थी ना कि दिस प्लस दिस, ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, और एक हो गया एरो के ऊपर के कांस्टेंट। वो के कांस्टेंट जो था, वो कांस्टेंट उस रिएक्शन को घटाने बढ़ाने के बीच में एक अननोन फिगर होती थी, एक फिक्स वैल्यू होती थी, या फिर के कांस्टेंट। तो हमारे यहाँ इंसुलिन में क्या है, इंसुलिन में के कांस्टेंट हमारा सिर्फ एक वेरिएबल है। पंकज अग्रवाल में वो के कांस्टेंट कुछ और है, और आप में और दूसरे में और तीसरे में वीरेन जी में, अमित आनंद में, सब में वह के कांस्टेंट कुछ और है। तो वो क्या है, इंसुलिन सेंसिटिविटी। एक व्यक्ति में 2 यूनिट बढ़ाते हैं तो ग्लूकोज लेवल 5 घटता है फास्टिंग, दूसरे में 2 यूनिट बढ़ाने पे वो 10 घटता है, और तीसरे में वो वहीं का वहीं रहता है। तो ये के कांस्टेंट हम कुछ दिनों में जब किसी पेशेंट को 2-3 बार इंसुलिन देके उसका चार्ट देख के हमें समझ में आ जाता है, भाई साहब ये मानने वाला नहीं 2-4 यूनिट से, इसके में तो हमें ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा, ऐसे व्यक्ति कौन से होते हैं अधिकतर, जो ओबीज, फैट रिच डाइट वाले, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, स्वीट ज्यादा लेने वाले, लिथार्जिक, फिजिकल एक्टिविटी ना करने वाले, विद सेप्टिसीमिया इन्फेक्शन, जिनसे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो ये वो है पेशेंट जिनमें इंसुलिन कम काम करती है। अच्छा, दूसरा, दुबली पतली बूढ़ी की अम्मा आ गई 45 किलो की, उनको 2 यूनिट घटाओ, तक से उनकी शुगर 70 पहुंच जाएगी। तो वो क्या है, दुबले पतले व्यक्ति, फैट कम है, डाइट कम है, डाइट में फैट कम है, फिजिकल एक्टिविटी खूब है, खूब चलना फिरना होता है, उनमें इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी होती है। तो अब क्या हुआ कि जब हमको यही काम 30-70 3 बार करके करना था, हमने कहा इनको हम ऐसा कर दें कि सुबह 50-50, दोपहर में 50-50, और शाम को 30-70 दे दें। तो इससे जो प्री मील हमारी, जो पोस्ट मील दिन में थी, वो अच्छी कंट्रोल हो जाएंगे, और रात में जो हमारी बेड टाइम हाइपो हो सकता था उसकी संभावना कम हो जाएगी। ये लोग खुराफाते हैं, आप सोच समझ के, और इसमें आप कोई अनएथिकल नहीं कर रहे हैं। यह सारी चीजें अगर हम सोच समझ के एक प्लान बना के और विजिलेंस के साथ में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो 50-50 2 बार और रात में 30-70, इस तरह की भी खुराफातें की गई हैं। इनसे थोड़ा सा संभावना रात में ग्लूकोज कम हो जाएगी, एनपीएच कंपोनेंट कम होने से। लेकिन इसमें ओवरलैप बहुत है, आप देख रहे हैं एक एक समय में 3-3 4-4 इंसुलिन काम कर रहे हैं। तो आप कई बार डोज को टाइट्रेट अच्छे से नहीं कर पाते। लेकिन यह भी कुछ ऑप्शन है जो लोग ट्राई करते रहे। अच्छा, इस पूरी कथा कहानी में हम लोगों ने एनपीएच रेगुलर शॉर्ट एक्टिंग, क्योंकि डिग्लूडेक को अभी तक हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया। तो डिग्लूडेक के लिए क्या किया गया, डिग्लूडेक की प्रीमिक्स भी तो आती है, जिसमें डिग्लूडेक और एस्पार्ट का कॉम्बिनेशन है 30-70 में। चलिए एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं क्या हुआ। डिग्लूडेक जो है वो 40 घंटे काम करता है, लगभग 1.5 दिन, और उसकी जो एस्पार्ट है वो 4 से 5 घंटे काम करती है एक समय की प्रीमियम। तो अगर हम ये डिग्लूडेक यूज कर रहे हैं तो वो बेजल सप्लाई तो 1.5 दिन तक दे रहा है, लेकिन प्राइमरी कवरेज एक टाइम का दे रहा है। इससे क्या होगा, प्राइमरी कवरेज भी है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एस्पार्ट के रूप में। तो ये एस्पार्ट जिस वक्त लगा रहे हैं उस वक्त की सीपी को बहुत शानदार तरह से कंट्रोल करेगी। जो इसके अतिरिक्त जितना भी प्रभाव है सब हमारे डिग्लूडेक से होगा, बिफोर लंच हो, बिफोर डिनर हो, सुबह का फास्टिंग हो, ये सब डिग्लूडेक से कंट्रोल होंगे। तो डिग्लूडेक देखिए हम इस तरह से, जो मील जिसके बाद सबसे ज्यादा पोस्ट प्रांडियल एक्सकर्शन है उसके पहले हम डिग्लूडेक दे दें, काम हो जाता है। लेकिन एक खाने के बाद तो था नहीं, हमारे पेशेंट में तो 2-2 समय के भोजन के बाद बीपी बढ़ा हुआ था, तो हमने इसे 2 बार दिया। लेकिन बाद में तीसरे का छूट गया, तो क्या तीनों टाइम दे दें? अब ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि जब हमको तीसरे टाइम भी देना है, तो या तो हम कहें कि डिग्लूडेक को हम 3 बार दें, या फिर हम दोपहर में शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग आफ्टर लंच को कंट्रोल करने के लिए दे दें। तो जब हम
एनपीएच प्रीमिक्स की जगह पे डिग्लूडेट प्रीमिक्स को अगर हम इस्तेमाल में ला रहे हैं तो उससे क्या अंतर होंगे? एक तो शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग इंसुलिन जो हमारी है वो पोस्ट पैरेंडियल कवरेज बहुत अच्छा देंगी। लॉन्ग एक्टिंग एनालॉग जो है डिग्लूडेट के रूप में उससे हाइपोग्लाइसीमिया बहुत कम होगा। तो क्या एडवांटेजेस क्या हुए? पोस्ट पैरेंडियल कवरेज अच्छा मिल जाएगा जिस भी मील के पहले हमने दिया उस मील में, और प्री मील हाइपोग्लाइसीमिया डिग्लूडेट से कम होगा ग्लाडियन की तुलना में भी, लेकिन बहुत कॉस्टली है और एक इंजेक्शन से काम भी नहीं चलता, क्योंकि एक इंजेक्शन से एक ही समय की मील कवर होगी, पोस्ट मील दूसरे समय को नहीं होगा। तो इसको जाने में हमें नंबर ऑफ इंजेक्शन से बहुत हेल्प नहीं मिलती, क्योंकि यदि हमारा आफ्टर लंच बढ़ा हुआ छूट जाता है इसके बाद भी, तो आफ्टर लंच को कंट्रोल करने के लिए हमें एक अतिरिक्त एस्पायर इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो 3 बार का इंजेक्शन यहाँ भी हो गया, तो जब 3 ही बार देना है या तो 4 बार दे दो, फिर क्या दिक्कत है? 3 टाइम की हमने जो यहाँ पे फिक्स्ड कॉम्बिनेशन आ रहा था 30% ये एस्पार्ट और 70% डिग्लूडेट, तो उसकी जगह हम 3 बार एस्पार्ट दे दें, एक टाइम डिग्लूडेट दे दें। डिग्लूडेट तो वैसे भी 40 घंटे काम कर रही है, तो एमएसआई कर दो ना। एमएसआई करने में हम जिस भी वैल्यू को जहां चाहेंगे घटा बढ़ा देंगे, कोई फिक्स रेशियो का चक्कर नहीं। तो यह जो हमारी अभी तक हम लोगों ने बात करी थी कि इंसुलिन थेरेपी में पहली चीज तो हम लोग इसी में बहुत ढीले हैं, बहुत ढीले। जब तक अति नहीं हो जाती तब तक इंसुलिन आरंभ नहीं करते, लेकिन इंसुलिन आरंभ करने के बाद भी हमारी ढिलाई बनी रहती है। हम उसके बाद उसको अप टाइट्रेट या डाउन टाइट्रेट ठीक से नहीं करते। और जैसे की बात हुई, तीसरा एस्पेक्ट ये भी है कि जो जो छूट गया, जैसे ये छूट गया था, इसके लिए कुछ और जोड़ो, कहीं और हाइपो हो रहा है उसके लिए कुछ और घटाओ। तो जो रेजिम में चेंज करना है, इंटेंसिफिकेशन ऑफ रेजिमेंट, वह बहुत ही कम करते हैं। तो जो हमारी ये इनिशिएशन का काम लेट है, लेकिन इनिशिएशन के बाद टाइट्रेशन का और इंटेंसिफिकेशन का यह भी हम लोगों का ढीला है। तो बी एग्रेसिव, नो ढिलाई। इसको पेशेंट इनर्शिया कहते हैं जब पेशेंट ढीला होता है, लेकिन फिजिशियन इनर्शिया भी हम लोगों में भरपूर विद्यमान है। तो हमें कोई इनर्शिया नहीं रखना, अपनी तरफ से नहीं रखना। जब हम सशक्त होंगे, जब हमारी वाणी में आत्मविश्वास होगा, तो पेशेंट हमारी बात मानेगा। हमारे कहने में ही कन्विक्शन नहीं है तो पेशेंट मानेगा कहाँ? अपने आप विश्वास, आत्मविश्वास भरे। इंसुलिन तो व्यक्ति को लेनी ही लेनी है। टाइप 2 डायबिटीज तो है ही डाउन हिल। पहले ओरल पे काम, लाइफस्टाइल पे काम चलेगा, फिर ओडी इंसुलिन से चलेगा, फिर बीडी टीआईडी इंसुलिन से चलेगा, पहले बेजल से काम चल जाएगा, फिर बेजल बोलस से, फिर या प्रीमिक्स से, बाद में एमएसआई से। यह सब तो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। तो कोई भी थेरेपी हो, बेजल इंसुलिन हो तो बेजल में बेजल प्लस, बेजल प्लस प्लस, बेजल प्लस 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 करना पड़ेगा। प्रीमिक्स इंसुलिन हो तो पहले बेजल थी, उसको प्रीमिक्स में कन्वर्ट किया, फिर प्रीमिक्स प्लस कुछ बोलस, इन पे जाना पड़ेगा। तो यह तो हमें क्रमशः अपने अधिकांश पेशेंट्स में अपनी रेजीम को अप टाइट्रेट करता ही रहना पड़ेगा। उसके लिए हमें विजिलेंट रहना है और पेशेंट को समझा के रखना है। बेजल इंसुलिन एक बार आरंभ करने के बाद साल भर होते होते कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो उसके बाद भी, क्योंकि डायबिटीज इज टाइप 2 डायबिटीज इज ए प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, तो वो उसके बाद में उनका प्रोग्रेशन बढ़ते बढ़ते हम उस सीमा पर पहुंच जाते हैं कि अब कुछ और एडिशनल हमको उसमें देना पड़े। तो यह ध्यान रखें, स्वयं भी ढिलाई ना रखें और मरीज को भी ढीला ना समझें। यही मेरा आप सबसे आग्रह है। हम लोगों ने आज प्री मिक्स इंसुलिन को किस प्रकार से आरंभ करें, अप टाइट्रेट करें, डाउन टाइट्रेट करें, रेजिम चेंज करें, दूसरी इंसुलिन से उसको सब्स्टिट्यूट करें या फिर दूसरी इंसुलिन को उसमें ऐड ऑन करें, इन चीजों को जानने समझने की कुछ चेष्टाएं की। अगले सेशन में हम लोग इससे खेलेंगे। जब हम लोगों ने यह जान लिया कि कौन सी इंसुलिन कैसे, बस जय और वीरू को सामने रखना, वो अपने आंख में अगर छपी रहेगी उनकी तस्वीर, ये ऐसे काम करती है और ये ऐसे काम करती है, बस
फिर देखिए क्या मजा आता है। तो अगले में टाइटल क्या है, प्लेइंग विद इंसुलिन। जो जो गड़बड़ियां आ रही हैं आपके और हमारे जीवन में, जो हम लोग का इंसुलिन ग्रुप है उसमें कई क्वेरीज इधर आई, तो हमने उसमें से कुछ क्वेरीज को भी अपने अगले सेशन में रख लिया है। एक दो क्वेरी हमारे ग्रुप में अभी अनआंसर्ड है। हमारे बंधु लोग कह रहे हो कि पंकज जी सो रहे हैं, एक दिन हो गया, हमें देखने का भी फुर्सत नहीं है। लेकिन भाई साहब, जब ये प्रोग्राम होता है तो इस प्रोग्राम के पहले हमारा समय कैसे बीतता है ये हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि जो पुराना अपना किया हुआ कार्य है अगली बार में वो फीका लगने लग जाता है, उसमें कुछ मसाला और डालने की आवश्यकता होती है। तो कल थायराइड का सेशन आरंभ किया था, उसने कुछ समय लग लिया है। आज ये वाला सेशन था, तो पहले जो हम लोगों ने कुछ वर्ष पूर्व ये इंसुलिन थेरेपी का कोर्स किया था उसको आज और परिमार्जित करके आपके समक्ष रखा है। फिर कल हमारी जो जर्नल है, जर्नल ऑफ मेडिकल कंसेप्ट इन हिंदी, 15 तारीख को उसका अंक निकलना होता है। तो 1 तारीख से मुझे उसका बुखार चढ़ने लग जाता है। तो अभी जो मित्र हमको प्रश्न रख चुके हैं और मैंने उसको अवसर नहीं लिया है, मैं आज जर्नल का काम समाप्त करके कल जर्नल को रिलीज करके उसके बाद फिर मैं आप लोगों को रखूंगा। और अभी अगर यदि आप लोगों के कोई इसमें तब तक कुछ शंकाएं हो और जिनका मैं समाधान कर सकूं, तो आप सबका स्वागत है। आप लोग लिखें और वीरेंद्र जी हमारी मदद करेंगे आप लोगों की शंकाओं को पहुंचाने में। डॉक्टर साहब, कुछ सवाल जो आए हैं, कि कहाँ से शुरू करके सवाल की फहरिस्त तो काफी लंबी है। अभी जो आए हैं पहले वहीं से ऐसा है, शुरू करते हैं। ये लिस्ट लंबी होती है तो, और जब चर्चा लंबी होती है, चर्चा अच्छी होती है तो मैं अक्सर एक डायलॉग कहता हूँ, मोगैम्बो खुश हुआ, क्योंकि इसका मतलब सामने वाला सो नहीं रहा। बिल्कुल। तो जो मेरे मन में जो बहुत कुछ एक साथ चलता रहता है कि ये करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, वैसा, इसका मतलब हमने कुछ स्पार्क आपको भी दिया। चलिए, हाँ, आप ही पढ़ के बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मुझे जरा ठीक है। बहुत फास्ट हाँ, मैं यहाँ से कह देता हूँ। डॉक्टर विनय देसाई का क्वेश्चन है, सर प्लीज मेंशन जी, डिफरेंट ब्रांड नेम्स, डिफरेंट एनालॉग्स एंड देयर कंपोजिशन। जी। विनय देसाई जी बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं और इनके साथ इनके प्रश्न बहुत ही मजेदार होते हैं और ये बड़ी रुचि से सारे कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। तो मैं ऐसे मित्रों को पाके मैं बहुत अभिभूत हूँ। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि ब्रांड नेम्स बताएं, ठीक है। थोड़ा 3070 जो हमारी है, रेगुलर और एनपीएस के कॉम्बिनेशन, एक जमाने से चलती चली आ रही है मिक्सटार्ड, ह्यूमन इंसुलिन 3070, एरिस की इनकी इंसुलिन 3070, और इसी तरह से कई और भी ब्रांड्स आ गए हैं जो एनपीएच के साथ रेगुलर इंसुलिन के हैं। फिर एनपीएच के साथ शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग, एस्पार्ट वाली नोमिक्स, लिस्प्रो वाली जुमालॉग। ये तो हो गए हमारे जो 3070 वाले कॉम्बिनेशन। इनमें से कुछ कॉम्बिनेशन 50-50 में भी उपलब्ध है। दूसरा हुआ जिसमें यहाँ पे हमने क्या बदला, रेगुलर की जगह शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग, मतलब बोलस कंपोनेंट बदला। अब हम बेजल कंपोनेंट बदलते हैं। बेजल कंपोनेंट बदलने में एनपीएच को बदल के हमने कहा चलो डेटामेर करते हैं। तो डेटामेर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं आता। ग्लार्जीन करते हैं, ग्लार्जीन का भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं आता, क्योंकि ग्लार्जीन 4 pH पे स्टोर होती है और बाकी इंसुलिन 7 न्यूट्रल pH पे स्टोर होती है। तो दोनों कॉम्पेटिबल नहीं है, आपस में मिलाई नहीं जाती। तो कॉम्बिनेशन आता है या तो एलपीएच के साथ या सीधे जाके डिग्लूटेक के साथ, डेटामेर के साथ भी नहीं और गिलार्जिन के साथ भी नहीं। तो डिग्लूटेक के साथ में कॉम्बिनेशन है राइजोडेक, डिग्लूटेक प्लस एस्पार्ट का राइजोडेक। तो ये हमारे पास कुछ जो ब्रांड्स हैं वो अवेलेबल हैं। दो तरह के एनालॉग, बेजल, एनपीएच और डिग्लूटेक, दो तरह के एनालॉग हमारे, शॉर्ट एक्टिंग, रेगुलर, एस्पार्ट या लिस्पर। जी, डॉक्टर जी आशुतोष का वीरेंद्र जी, सवाल है, हाउ टू मैनेज डिलेड हाइपोग्लाइसीमिया ऑन प्रीमिक्स इंसुलिन। बहुत बढ़िया। तो डिलेड हाइपोग्लाइसीमिया
जो होता है हमारा ये, इसको भी हटा दें तो ज्यादा आसान हो जाएगा। इसको डिलेड हाइपोग्लाइसीमिया हमारा होता है रेगुलर के संदर्भ में अगर हम इसको देखेंगे तो रेगुलर इंसुलिन जो है हमारी सामान्य रूप से क्या होता है, जैसे ही हम भोजन करते हैं, भोजन करते ही हमारे सलाइवा में जो एमाइलेज है, सलाइवरी एमाइलेज, तो सलाइवरी एमाइलेज हमारे जो स्टार्च को डाइजेस्ट करने लग जाता है। तो स्टार्च को डाइजेस्ट करने से मुंह में से ही ग्लूकोज लिबरेट होने लगती है। तो भोजन करने के बाद वो बहुत तेजी से ग्लूकोज लेवल शुरू से ही थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग जाते हैं और वह 1 घंटे पे पीक में पहुंच जाते हैं। जो हमारी रेगुलर इंसुलिन है ये तो काम करने में आधा घंटा लगा देती है, आरंभ करने में, आरंभ करती है 1 घंटे आधे घंटे में और 2 से 4 घंटे पे पीक पहुंचती है। भोजन की पीक आ गई 1 से 2 घंटे में, 2 घंटे के बाद वो तो नीचे आने लग जाता है, अब हमारी इंसुलिन पीक पे पहुंच रही है। तो इसके कारण क्या होता है, इमीडिएट तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में तो ग्लूकोज लेवल क्यों बढ़ी रहती है, हमारी इंसुलिन अभी एक्टिवेट हो रही है। और जब इंसुलिन एक्टिवेट हुई, ग्लूकोज लेवल गिर रहा है, उस वक्त वो एक्टिवेट हुई, तो 3 से 4 5 घंटे में वो हाइपोग्लाइसीमिया करा सकती है। तो ये मिसमैच रेगुलर इंसुलिन का हमारे जो भोजन के बाद बढ़ने वाली ग्लूकोज के लेवल में। अच्छा, रेगुलर इंसुलिन क्या है, प्राकृतिक इंसुलिन। अच्छा, प्रकृति ने ऐसी चीज कैसे बनाई, इंसान गलती कर सकता, प्रकृति नहीं गलती कर सकती। प्रकृति ने ऐसा कैसे बनाया कि इंसुलिन जो उसकी बनाई रेगुलर वो सही काम नहीं कर रही। भाई साहब, बड़े पते की बात, इंसुलिन जो प्रकृति ने बनाई वो बिल्कुल परफेक्ट बनाई, जो इंसान ने इंसुलिन बना के लगाई वो उतनी परफेक्ट नहीं थी। आपको लो जी, रेगुलर इंसुलिन वही है जो हमारे अंदर बन रही है, वही हम बाहर से लगा रहे हैं, एग्जैक्टली केमिकल कंपोजिशन वही है, लेकिन बंधु लगाने का तरीका तो गलत है, गड़बड़ है, वो तो प्राकृतिक नहीं है। नेचुरल इंसुलिन सिक्रीट कहाँ होती है, वो पैंक्रियास से निकल के पोर्टल वेन में आई और पोर्टल वेन से खट से ऊपर लिवर में पहुंच गई। तो सिक्रीट होते ही वो लिवर में पहुंच गई, पूरी की पूरी जितनी सिक्रीट हुई सब लिवर में पहुंच गई। तो लिवर इज एक्सपोज टू मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ रेगुलर इंसुलिन इमीडिएटली आफ्टर सिक्रीशन। वहां पे उसकी 50% इंसुलिन का डिग्रेडेशन हो गया, वहां पे उसे काम करना है। तो सबसे ज्यादा काम लिवर में करना है। सीधे पहुंची रेगुलर इंसुलिन, सिक्रीट होने के साथ ही पहुंची सेकंड के अंदर और वहां उसने काम आरंभ कर दिया। तो बिल्कुल परफेक्ट चीज बनाई भगवान ने। इंसान ने क्या किया, उसको लगा लिया पेट। अब पेट पे सिक्रीट जब लगाएगी, पेट से एब्जॉर्ब हुई, वेन से सर्कुलेशन में पहुंची, सर्कुलेशन में पहुंच के कंसंट्रेशन उसकी बढ़नी शुरू हुई, फिर वो पहुंची मसल में, फिर वो पहुंची लिवर में, फिर वो पहुंची एडिपोज टिश्यूज में, जहां पे 3 ऑर्गन होते हैं जहां पे इंसुलिन काम करती है। अब वो वहां पे असर डाल रही है। हमारी मैक्सिमम इंसुलिन घूम रही है सर्कुलेशन में, थोड़ी पहुंची पोर्टल सर्कुलेशन से होकर लिवर में, तो एक तो जितनी अधिकांश इंसुलिन तो वेस्ट हो गई। और जब लगाई उसके काफी देर बाद पहुंची, तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती हुई पहुंची, तो मजा कैसे आएगा जो नेचुरल इंसुलिन का था। तो सेम इंसुलिन होते हुए भी एंडोजेनस इंसुलिन इज फार फार सुपीरियर देन एक्सोजेनस इंसुलिन, जो ज्यादा लगती है और काम कम करती है और आर्टिफिशियल तरीके से करती है। तो इसलिए जो डिलेड हाइपोग्लाइसीमिया होता है वह इसके कारण से होता है। इसी जद्दोजहद में हमने इसी को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया कि शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग लगाए, जो कि लगने के बाद और तेजी से एब्जॉर्ब हो जाए, एब्जॉर्प्शन चेंज किया और कुछ नहीं, एब्जॉर्ब तेजी से हो जाए, जिससे कि बजाय 2 से 4 घंटे पे पीक आने पे वो 1 से 2 घंटे के अंदर ही उसकी पीक आ जाए। तो यह हमारी नेचुरल फिजियोलॉजी को थोड़ा ज्यादा बेहतर रूप से मिमिक करता है। जी डॉक्टर बलजीत सिंह का सवाल है, फॉर एवरेज हाउ मच टाइम इज 3 tablespoon व्हाइट शुगर इज एबल टू मेंटेन ब्लड शुगर लेवल्स इन केस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया।
as we follow 15 rule in periphery hospitals? जी, ये बहुत अच्छा व्यवहारिक प्रश्न है आपका कि कितनी देर और कितना काम करेगी। देखिए, यह तो बात हुई कि एक रोटी से किसका पेट कितना भरेगा, यह बताओ। अरे भाई, किसी बच्चे का पेट एक रोटी से पूरा भर जाएगा, किसी बुजुर्ग महिला का भर जाएगा, और जवान से कट्टे आदमी का बिल्कुल नहीं भरेगा, उसे 5 चाहिए, 6 चाहिए। तो उसी प्रकार से हाइपोग्लाइसीमिया किस एक्सटेंट का है। हाइपोग्लाइसीमिया हमारा बहुत सीवियर है, तो 1 2 3 चम्मच चीनी में कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन वह एक स्टार्टर का इमीडिएट इफेक्ट का काम दे कर देंगे। तो इसलिए जो कहा जाता है 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हम ग्लूकोज, 15 ग्राम ग्लूकोज हम उसको पहुंचा दें तुरंत कार्य करने के लिए, और उसके बाद अगर करेक्ट ना हो तब हम 15 मिनट बाद दोबारा 15 ग्राम पहुंचा दें। यह तो बात हुई साइंटिफिक टर्म्स में, लेकिन ग्लूकोज 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 देते रहेंगे, कभी पेशेंट का वैक्सीन लेनिंग होता रहेगा, बढ़िया काम नहीं होगा। हमें साथ में कुछ मील्स देनी है, जो हमने बात की कि जो घर पे रखी हो, एस्ट्रेंडम किसी भी समय मिल जाए, जैसे दूध है, जैसे फल है, फिर जैसे चाय बनने में होते तो चाय बना ली गई, रोटी है, ब्रेड है, जो उस देर तक ग्लूकोज रेगुलेट करती रहे। तो तुरंत कार्य करने के लिए आपने 2 चम्मच चीनी ले ली, 15 ग्राम। अच्छा, चीनी में क्या है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, तो चीनी जाएगी तो तुरंत काम नहीं करेगी, सुक्रोज को कूटना पड़ेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो तो उसमें चीनी से काम नहीं चलेगा, नंबर 1। नंबर दो, यदि व्यक्ति अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स ले रहा हो, तो वो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स भी थोड़ा कूटने में यह रुकावट डालेंगे, तो सुक्रोज से ग्लूकोज फ्रक्टोज बनने में समय लगेगा या नहीं बनेगा, या काफी देर में बनेगा। तो उससे क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया में रिकवरी नहीं होगी। इसलिए यदि पेशेंट अगर एक आर्बोज बॉग्लीबोज ले रहा हो, तो उस पेशेंट को हमें चीनी के बजाय कहना चाहिए अपने पास आप ग्लूकोज रखिए और ग्लूकोज लीजिए, क्योंकि वही हमारी हाइपोग्लाइसीमिया को तुरंत करेक्ट कर पाएगा। 15 ग्राम ग्लूकोज सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया में तुरंत, व्यक्ति अनकॉन्शियस हो रहा है, एक बहुत ही आवश्यक बात है। देखिए, हर चीज का एक रेडीमेड आंसर यदि हम व्यक्ति को दे देते हैं तो सब में सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। व्यक्ति बेहोश है या अर्धमूर्छावस्था में है, हमने पिक्चरों में क्या देखा कि कोई बेहोश है, उसको पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, उसे मुंह में खोल के पानी डाल दिया, और आप जानते हैं वो पानी पेट में नहीं जाएगा, वो ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में जाके एस्पिरेट करा के पेशेंट को राम राम कर देगा। तो इसलिए हमको पेशेंट को बताना है कि जो सबसे पहली एक टेंडेंसी होती है बेहोश व्यक्ति के मुंह में पानी डालो, वो नहीं करना है। बेहोश होते ही पेशेंट को करवट कर देना है। मुंह के नीचे लोग सबसे पहले तकिया लगाते हैं। बेहोश व्यक्ति नीचे पड़ा तो कहते उसको उठा, बैठाओ बैठाओ बैठाओ, नहीं बैठाओ, सड़क पे पड़ा है, गंदे में पड़ा है, उसे गंदे में पड़ा रहने दो, उसका पैर उठाओ सर्कुलेशन ठीक करने के लिए, करवट करा दो, और सर नीचे कर दो, जिससे अगर जो सलाइवा है वह साइड में ट्रिकल करता हुआ बाहर निकल जाए, एस्पिरेट ना करे। बेहोश व्यक्ति के मुंह में कोई भी लिक्विड नहीं डालना। अब हमें ग्लूकोज कैसे लेनी है, हमने 1 चम्मच ग्लूकोज लिया चम्मच में, और उससे 2 3 बूंद पानी डाल दी, 2 3 बूंद, जिससे वो गीला ना रहे, तो सूखा ना रह जाए। हम सूखा ग्लूकोज मुंह में रखेंगे, सब उड़ गया। तो हमने 2 3 बूंद पानी की डाल दी, अब उसको गाल के और उसके बीच में, दांत के बीच में, यहाँ पे ग्लूकोज रख दिया, वो बक्कल एब्जॉर्प्शन से वो काम करना शुरू कर देगा। तो ये है फर्स्ट एड मेजर। बेहोश है बिल्कुल, अगर थोड़े होश में है तो हम उसको बैठा के चम्मच चम्मच मुंह से पिला दें, अपने आप जब वो फॉलो कर पाए। 5 मिनट वेट करें, थोड़ा बेहतर हो गया, तब तक हमने थोड़ा सा घोल बना लिया। ये ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा चीनी नहीं घोलनी। जो बहुत चीनी, बहुत ग्लूकोज घोल के करिए, आप पी के देखिएगा, अगर आपने 25 ग्राम, जो 75 ग्राम ग्लूकोज का ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं भाई लोगों,
हमें पक्का विश्वास है कि 99% लोगों ने अपना नहीं कराया होगा, हम लोग बड़े समझदार डॉक्टर थे। और जब हमने अपना नहीं कराया होगा तो हमें उसका दर्द भी नहीं मालूम होगा। जब ग्लूकोज को अगर हम 75 ग्राम पानी में मिला के पी लेना, तो एक तो नॉटिएटिंग होता है, उल्टी हो जाती है। तो जब आप पिएंगे तभी उस दर्द को समझेंगे। हमारे कई पेशेंट उल्टी करते हैं, तो हमें, जब मैंने पिया तब मैंने समझा। और तब मैं अपने पेशेंट को क्या बताऊं, केवल ग्लूकोज नहीं मिलाना, उसमें थोड़ा नमक नींबू डाल देना, थोड़ा चाट मसाला डाल देना, अब आप पी लेंगे 75 ग्राम ग्लूकोज। रही बात इस बेहोश पेशेंट की या अर्धपूर्छ अवस्था में जो पेशेंट है, या अब वो थोड़ा चम्मच चम्मच लेने वाला हो गया, उसके भी, उसमें बहुत ज्यादा अगर आपने ग्लूकोज पी के पिलाया तो वो उल्टी कर देगा, सारा ग्लूकोज लेकर, या पेशेंट फिर बेहोश। तो 2 चम्मच चीनी, 2 चम्मच ग्लूकोज दीजिए, फिर उसका प्रभाव बनाए रखने के लिए बाकी भोजन दे दीजिए। तो इस प्रकार से हम डिलेड हाइपोग्लाइसीमिया को या सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया को बेहतर रूप से टैकल कर सकते हैं। जी। डॉक्टर रमीज मीर का सवाल है, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू गिव प्रीमिक्स इंसुलिन इवनिंग डोज एंड कैन बी शिफ्ट मॉर्निंग डोज ऑफ प्रीमिक्स टू बिफोर लंच? बहुत बढ़िया। जो इवनिंग में है वह तो हमको डिनर के पहले ही देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बोलस कंपोनेंट है। ये बोलस कंपोनेंट को डिनर से पहले नहीं देंगे। अगर हमने रात में डिनर के बाद दे दिया तो यहाँ पे बोलस आएगा और हाइपोग्लाइसीमिया पक्का हो गई होगा। तो यह बोलस के कारण से हमको उसको बिफोर डिनर देना है। अब आपने कहा कि जो सुबह की डोज है, अगर हम सुबह की जगह दोपहर में दे दें, बिल्कुल लॉजिकल बात है। हर चीज को ध्यान रखिएगा। सुबह की जगह दोपहर को दे दिया, यह सोच के कि सुबह नाश्ता बहुत हल्का लेता है, दोपहर में लंच अच्छा खासा लेता है, तो रात की जो एनपीएच है वह सुबह तक कार्य करना समाप्त कर देगी। रात्रि में 8 बजे लिया है तो सुबह 8 बजे तक उसका प्रभाव समाप्त। अब सुबह की हम एनपीएच उसी समय कोई इंसुलिन ना देके हम दोपहर में ले रहे हैं, तो ये जो हमारा 6 घंटे का समय है, ये 6 घंटे के समय कोई इंसुलिन नहीं रहेगी। तो इस वक्त की शुगर इतनी हाई चली जाएगी कि फिर उसको खींच के लाना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम बिफोर लंच और बिफोर डिनर हम एलपी ये प्री मिक्स दे रहे हैं, तो इससे दोपहर की प्री मिक्स रात तक जाएगी, इधर हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बढ़ जाएंगे, और मॉर्निंग के 6 घंटे कोई इंसुलिन नहीं रहेगी, उसको हाइपोग्लाइसीमिया बहुत अधिक हो जाएगा। तो इसलिए जो लोग बहुत जल्दी डिनर ले लेते हैं या बहुत लेट मॉर्निंग मील लेते हैं, उनमें ये प्री मिक्स इंसुलिन ये गड़बड़ कर जाती है, उनमें मजा नहीं आ पाता। तो उनमें हमें कहना पड़ता है भाई, बंधन है, बेजल बोनस में बंधन नहीं है। बेजल बोनस तुम जैसे खा रहे हो वैसे खाओ, हम वैसे इंसुलिन लगवा देंगे, लेकिन प्री मिक्स में बंधन है। कन्वीनियंस कम्स एट द कॉस्ट। तो कन्वीनियंस तो है, हमने 2 इंसुलिन मिला के एक साथ दे दी, लेकिन उसकी कॉस्ट ये है कि भाई अब तो हम बढ़ाएंगे तो दोनों बढ़ जाएंगी, घटाएंगे तो दोनों घट जाएंगी, लेट करेंगे तो पहले के समय के इंसुलिन का प्रभाव समाप्त हो गया। यहाँ पे अगर हमने इसकी जगह पे डिग्लूटेक वाली इंसुलिन होती तब हमारी ये दिक्कत नहीं आती। डिग्लूटेक वाली इंसुलिन राइजोडेक है, अगर हमने तो उसको बिफोर लंच बिफोर डिनर दे दिया, तो जो हमारी डिग्लूटेक है वो हम काम करने लग गया। तो जैसे हम यहाँ अभी तक बात कर रहे थे कि ट्वाइस डेली प्रीमिक्स एनपीएच में बिफोर लंच अनकवर्ड रह जाता है, अगर हम डिग्लूडेक दोपहर में और रात में देते हैं तो आफ्टर लंच हमारा मॉर्निंग का अनकवर्ड रह जाएगा, लेकिन बाकी काम ठीक हो जाएगा। उस वक्त हमारा जो एनटीएच वाली प्रीमिक्स हम दे रहे हैं बिफोर लंच बिफोर डिनर, उससे तो इस कालखंड में बिल्कुल इंसुलिन नहीं बचे कार्य करने के लिए। यहाँ पे तो बहुत तगड़ा हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। डिग्लूटेक इंसुलिन देते समय यहाँ पे डिग्लूटेक काम करती रहेगी, केवल जो पोस्ट मील है कंपोनेंट वही अनकवर्ड रहेगा। जी। अगला सवाल डॉक्टर उमेश चंद्रा, आई हैव नोटिस नाइट टेरर इन हाइपोग्लाइसीमिया। जो रात
में हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, उस वक्त पेशेंट सो रहा है, नींद में है, गफलत में है, वह उतने अच्छे से उसको पहचान नहीं पाता। और कई बार क्या होता है, कुछ जो घटनाएं हैं वो एबनॉर्मल होती है। तो यदि सुबह उठ के पेशेंट कहे नींद बड़ी बार बार टूटती रही, बड़ी बेचैनी रही, बड़ी परेशानी रही, थोड़ा सर में दर्द हो रहा है, और रात में सुबह उठने के बाद बजाय फ्रेश होने के और भारीपन महसूस कर रहे हैं, रात में स्वेटिंग हुई तो पता चला तकिया गीला मिल रहा है, तो यह कुछ साइन है कि मिडनाइट हाइपो, जैसे आपने कहा कि डरावने सपने आए, रात में डर लगा, तो यह कुछ साइन है कि मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया हुआ होगा। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका कि जो नाइट टेरर वह हाइपोग्लाइसीमिया का लक्षण हो सकते हैं। तो कहना तो अपने पेशेंट को है, जो ये ट्वाइस डेली प्रीमिक्स ले रहा है, भैया सप्ताह 10 दिन में एक बार आपको अलार्म लगा के सोना है। नहीं डॉक्टर साहब हम उठ जाते हैं, ना ना, हमें उठने की आपके इंतजार नहीं करना, आपको 3 बजे का अलार्म लगा के सोना है, और उठ के उस वक्त शुगर चेक करना, और कभी अगर दिक्कत हो तो उस वक्त अवश्य कर दें रात में, जिससे कि हम ये देख लें कि वो 100 से ऊपर है या नहीं, उसको 100 के नीचे नहीं जाने दें। जी। डॉक्टर लक्ष्मण सारेन का सवाल है, सर हाउ टू स्विच ऑन टू OHA after controlling the glucose level with premix insulin? Please guide on this. डॉक्टर साहब लालच में नहीं पड़ना है। यह जो आपने प्रश्न किया बड़ा मजेदार है, और इसमें सफलता उन्हीं लोगों में मिलेगी जहां पे पेशेंट को शॉर्ट टर्म इंसुलिन की आवश्यकता है। आज मुझे एडमिट हुआ मैं, कोई सेप्टिसीमिया था, कोई इन्फेक्शन था, कोई सर्जरी थी, कोई ट्रॉमा था, किसी वजह से एकदम शुगर बढ़ गई, और उस वक्त मुझे शॉर्ट टर्म इंसुलिन लेनी पड़ी। अब हम 10 15 20 25 30 दिन के बाद हम कहेंगे अच्छा अब काम हो गया, निकल गया, सब ठीक ठाक होगा, तो इंसुलिन ला के ओचे पे शिफ्ट कर देंगे। तो जो शॉर्ट एक्टिंग, सॉरी, शॉर्ट टर्म थेरेपी इंसुलिन की है, वहां पे तो ये सफलता मिलती है। पेशेंट में बीटा सेल धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, और एक बार जब उसकी बीटा सेल्स बहुत कम रह गई, तो उसके बाद फिर जब हम इंसुलिन आरंभ कर रहे हैं, तो वो इंसुलिन हमें अधिकांश लोगों में फिर वो देनी ही पड़ती है। हाँ, कुछ एक तरीके हैं जिसमें व्यक्ति डाउनहिल पे जाके वापस भी लौट सकता है। कब? हमारा व्यक्ति था 100 किलो का, इंसुलिन रेजिस्टेंस था, दवाएं काम नहीं कर रही थी, उसमें ताकत भी नहीं थी कि वो मेहनत कर पाए, तो सारा दिन गिरा पड़ा सा रहता था, और 100 किलो वजन उससे चल रहा था। हमने इंसुलिन शुरू की, हाइपरग्लाइसीमिया नियंत्रण में आया। अब वो पेशेंट में ऊर्जा का लेवल जरा ऊर्जान्वित महसूस कर रहा है। अब उस ऊर्जा के साथ उसने कहा अच्छा डॉक्टर साहब कह रहे थे वजन घटाना है, अभी देखिएगा, वो 100 किलो से 90 किलो का करके ले आया। अब 100 किलो से 90 किलो आने में उसकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ गई। तो जो दवाएं पहले काम नहीं कर रही थी, जो इंसुलिन पहले ज्यादा देनी पड़ रही थी, वो अब इंसुलिन हमें कम देनी पड़ेगी, हो सकता है ना देनी पड़े। तो यह वो पेशेंट हुआ जिसमें हम इंसुलिन से वापस लौट सकते हैं। तो वास्तव में उसने जो अपनी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज थी, उसको उसने रिवर्स किया। रिवर्स हम नहीं कर सकते, रिवर्स आप नहीं कर सकते, वो पेशेंट स्वयं करेगा। हम आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि इंसुलिन सेंसिटाइजर्स को अच्छे से यूज करें। अब वो हम लोग, हम हमारे समाज में दुर्भाग्य से हम लोग प्रयोग नहीं करते। हम लोग सल्फोनिलूरिया सेंट्रिक डॉक्टर हैं। हम देखते ही सबसे पहले सोचते हैं कि हाँ ग्लूटाराइड ग्लूटानेज के ट्रीटमेंट। क्यों भाई? इतनी बढ़िया हमारे पास मेटफॉर्मिन है, पायरिडोन है, DPP-4 इनहिबिटर है, SGLT2 इनहिबिटर्स हैं। पहले इनको तो पर्याप्त रूप से प्रयोग में ले आओ भाई। सल्फोनिलूरिया दे दे के क्यों उसके पेंक्रियास को निचोड़ के और इंसुलिन निकाल रहे हो उसमें से? पेंक्रियास को आराम दो, इंसुलिन सेंसिटाइजर यूज करो, पेशेंट की डाइट में से फैट कंटेंट कम कराओ, पेशेंट की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा के उसका वजन कम कराओ, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी, दवाएं कम हो जाएंगी, इंसुलिन कम हो जाएगी, इंसुलिन बंद हो सकती है। यहाँ पर जब हम ये देखें, क्रमशः हम इंसुलिन की डोजेस को यूज करें, जब हम देखें कि पर्याप्त रूप से इंसुलिन सेंसिटाइजर हमारे हम दे रहे हैं, इंसुलिन की डोज कम होती जा रही है, और अब इंसुलिन 4-5 यूनिट पे आवश्यकता पड़ रही है, अब हम सोचे कि उसकी इंसुलिन हम बंद कर दें। देखिए
20 यूनिट सुबह, 10 यूनिट शाम ले रहा है, और आपके मन में आया इंसुलिन बंद कर दूं, उठा के इंसुलिन बंद करके दोबारा उसने सबसे यूनिट शुरू कर दी, बेकार, सब किया था, बेकार हो जाएगा। तो मैं पेशेंट से क्या कहता हूँ कि भाई साहब, बहन जी, आपके इंसुलिन मैं बंद कर सकूं, मुझ में उतना बूता नहीं है। आपके इंसुलिन बंद कराने का बूता आपके अंदर है, ये जिम्मेदारी आपकी है। आप अपना काम करिए, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़े, शुगर घटने लग जाए, शुगर नीचे जाने लग जाए, मुझे झक मार के इंसुलिन घटानी पड़ेगी, और एक समय के बाद झक मार के इंसुलिन हटानी पड़ेगी, आप घटवाओगे। मैं अपने पेशेंट से जो दूसरा एक जुमला यूज करता हूँ, 2 यूनिट घटी, अपने हाथ से अपनी पीठ पर तपाओ, कोई और दूसरा शाबाशी नहीं देगा, तुम स्वयं अपने आप को शाबाशी दोगे, शाबाश, कीप गोइंग। फिर 2 यूनिट और घटी, बहुत बढ़िया, शाबाश, लगे रहो। तो इंसुलिन घटे तो खुशी मनाओ, तो इससे पेशेंट को जोश आता है, इससे पेशेंट अपने मैनेजमेंट में लगता है। और जिस दिन पेशेंट आपके साथ पार्टनर हो गया ट्रीटमेंट में, खिला फतह। और जिस दिन आप कर रहे हैं, तो उसी दिन जैसे बिगड़ैल बच्चे को माँ बाप पढ़ा रहे हैं, तो कह रहे हैं पढ़ा लो, मैं पढ़ूंगा ही नहीं, कर लो जो करना हो। तो अधिकांश ट्रीटमेंट लोगों का ऐसा ही होता है, उसको पार्टनर बनाओ और फिर देखो मजा क्या आता है। तो इंसुलिन डोज घटेगी, इंसुलिन हटेगी, क्रमशः, एकदम से नहीं घटा। जी। डॉक्टर साहब, अगला सवाल है डॉक्टर आशीष मित्तल। हो 45 गया। के 45 अच्छा। केजी जी। वेट मिक्सड कितना करें? हाइपोग्लाइसीमिया रिकरेंट ही नहीं है, हो नहीं रही है, रिकरेंट हो रहा है। देखिए, जो जो हम आपको सजेस्ट आरंभ में कर रहे हैं 45, अब देखो गणित लगाए हम, तो कोई कहेगा 45 × 0.3 बहुत आसान है, 15 यूनिट लगनी है उसको, 10 सुबह, 5 यूनिट शाम को शुरू करो, काम हो जाएगा। लेकिन यह तो एक स्टार्टर है। मैं आपके घर गया, कितनी रोटी खिलाओगे आप? 2 रोटी एक प्लेट में परसना, वो स्टार्टर है। अब 2 रोटी के बाद फिर धीरे धीरे पूछते जाएंगे आप, आधी एक करके बढ़ती जाएगी, जितनी जरूरत होगी उतनी खाएंगे। लेकिन एक आरंभ में परखने के लिए 2 रोटी, वैसे ही 10 यूनिट सुबह, 5 यूनिट रात, मतलब 45 केजी की व्यक्ति में 15 यूनिट की इंसुलिन, ये एक स्टार्टर है कि एक अंदाज से हम यहाँ पे शुरू करते हैं, देखते हैं। लेकिन 45 केजी के व्यक्ति के में मैं 10 और 5 देने में भी घबराऊंगा। मैं सही बताऊं, अगर मुझसे आप कहेंगे तो मैं उससे कहूंगा, भैया दुबला पतला व्यक्ति है, इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी होनी चाहिए, तो इसको कम ही लो, इसको 0.2 यूनिट, मतलब 10 यूनिट, 9 यूनिट ही हम रखते हैं, 6 और 4 से शुरू करते हैं, फिर हम घटाए बढ़ते हैं। लेकिन बाद में टाइट्रेट तो करना ही पड़ेगा, उस पेशेंट की कितनी इंसुलिन सेंसिटिविटी और कितनी रिक्वायरमेंट है, उस पर निर्धारण होगा। जी। डॉक्टर अक्षय का है, इंसुलिन डिवाइसेस एंड हो ब्रांड्स गया ऑफ सर, प्रिपरेशन। इस पर फिर कभी बात की जाए। डिवाइसेस का तो मामला लंबा है, और डिवाइसेस का तो जब हम जिक्र करते हैं तो हम कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। तो वह काम तो मैं चाहूंगा जब कभी भी करना होगा कि भाई मैंने अपना सेशन पूरा किया, उसके बाद अमित जी आप अपना पेन लेके अपने मेडिकल ऑफिसर से या अपने किसी बंदे से आप अपने पेन का डिमॉन्स्ट्रेशन स्वयं दिलवा दो, वो मार्केटिंग मुझसे ना कराएं। लेकिन सारे पेन्स जो इस वक्त आ रहे हैं सब बहुत अच्छे हैं, और जो इंसुलिन की और डिलीवरी डिवाइसेस हैं, इंसुलिन पंप वगैरह हैं, बहुत ही शानदार चीजें हैं। लेकिन यह ध्यान रखना है कि जैसे कि हम लोग भी है ना, हम लोग गए कि साहब मुझे मोबाइल लेना है यार, एप्पल का i8 नहीं है, बेस्ट क्लास का बेस्ट मोबाइल लेके आएंगे। आप पूछे तुम करते क्या उससे? कॉल रिसीव, कॉल करना, खत्म। और तो ये यार, और तो चलाना नहीं व्हाट्सएप, अरे हाँ व्हाट्सएप चलाना सीख लिया मैंने, और कुछ नहीं आता। भैया तुम काहे को अपना इतना ये मोबाइल लिए बैठे जब तुम्हें कुछ आता नहीं है? तुम तो ले लेते यार वो 5-7 हजार, 10-10 हजार रुपये वाला, जिसमें कि व्हाट्सएप चल जाता है ना। तो बात यह है कि इंसुलिन पंप लगाने में तुरंत उत्साह में आए, इंसुलिन पंप लगाते तुरंत उत्साह में आए कि सीजीएमएस लगाते हैं। आज पेशेंट को शुगर मालूम पड़े और कल हमने सीजीएमएस का पैच लगा दिया। तो
अभी तो पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया है, अभी तो सारी वैल्यू 300 के ऊपर आ रही है, अभी सीजीएमएस से हमें शायद इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो डिवाइस का उचित समय पे उचित प्रयोग वह आवश्यक है। तो हर पेशेंट में पंप नहीं काम करता। हाँ, इंजेक्टेबल जो सिरिंज की तुलना में पेन बहुत व्यवहारिक है, बहुत कंफर्टेबल है, मरीज के लिए लगाना आसान हो जाता है, निडल बहुत बारीक है, सब कुछ है, लेकिन कॉस्ट बढ़ जाती है, इंसुलिन की कॉस्ट बढ़ जाती है, उसमें यह भी ध्यान रखना। दूसरी चीज, पंप लगाना। पंप लगाने में पंप केवल एक मशीन है, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। दिमाग नहीं लगाएंगे तो पंप लगा हुआ है लेकिन शुगर है, उससे कोई लाभ नहीं। तो the man behind the machine which is important rather than machine itself। कभी इस पर भी प्रोफेसर से बात होगी तो आनंद आएगा जी। Dr. Samuel Noklam, sir, if a patient was on basal bolus regime and now wants to change to premix insulin, how do we calculate the dose of premix insulin 30/70 and 50/50 from bolus dose? बहुत बढ़िया। तो जो हम लोगों ने बेजल से बोलस पे जाने की बात की, बेजल बोलस से प्रीमिक्स पे जाने की बात की, तो बेजल बोलस में हमें एडवांटेज ये मिला कि उसकी टोटल इंसुलिन डिमांड हमारे पास है। बेजल और बोलस दोनों को हमने ऐड करके 24 आवर में कितनी डिमांड है वो हमें मालूम पड़ गया। तो इसमें सबसे ज्यादा क्रूशियल जो होती है वो तो बेजल ही होती है। तो अब टोटल डिमांड हमें मालूम पड़ गई, तो इसके कई तरीके हैं। एक तो वही 2/3 मॉर्निंग 1/3 इवनिंग है, दूसरा हाफ मॉर्निंग हाफ इवनिंग। हाफ मॉर्निंग हाफ इवनिंग थोड़ा डेंजरस हो जाता है, तो 2/3 1/3 वाला ज्यादा अच्छा है, बाद में हम टाइट्रेट कर लेंगे। और तीसरा तरीका, जैसे हमने ये बात की थी कि बेजल की डोज हम पहले सेट कर लें, करके उसके अंदर फिर बोलस उसके ऊपर अलग से हम डिसाइड कर लेंगे। मान लीजिए 10-10-10 3 बार 10-10 यूनिट रेगुलर लग रही है और एक बार 30 यूनिट हमारी ग्लार्जिन या ड्यूब्लोडेक्स के रूप में बेजल लग रही है। तो 10-10-10 30 प्लस 30 60, टोटल 60 यूनिट व्यक्ति ले रहा है बेजल बोलस से, वेल कंट्रोल है, कह रहा है मुझे 4 बार इंजेक्शन नहीं लगाना, मुझे 2 बार के इंजेक्शन पे शिफ्ट करो। तो अब क्या है, अब आपको 2 बार की इंसुलिन देनी है, तो एक तो तरीका क्या हुआ, 40 जो हमने कहा 2/3 मॉर्निंग और 1/3 इवनिंग, तो 60 का 2/3 40 मॉर्निंग और 20 इवनिंग, एक तो तरीका ये हो गया। अब यहाँ पे हम देखें बड़ा अंतर आ जाएगा। जो पहले लगा रहा था 10-10-10 और 30 बेजल, वहां पे रेशियो क्या हो गया, वहां पे रेशियो क्या है, बेजल और बोलस के बीच में 1:1 का, मतलब हाफ बेजल हाफ बोलस। और हमने 30-70 जब हम दे रहे हैं तो क्या हो गया, 30% बोलस और 70% बेजल। तो यहाँ पे हमारा पेशेंट को रिटाइट्रेट हमें करना पड़ेगा। अगर हम उसी फॉर्मूले से चलें तो शायद बेहतर फॉर्मूला हो कि हम 50-50 को 3 बार लगा दें, कि 60 यूनिट को हमने 20-20-20 कर दें। अब 20-20-20 इसमें 3 बार 50-50 वाली इंसुलिन लगाई, मिड नाइट हाइपो की संभावना इसमें ज्यादा रहेगी। हमने 20 यूनिट लगाई, अगर हमने प्रीमिक्स इंसुलिन, तो उसमें एक फायदा क्या हुआ, 50-50 वाली लगाई तो तीनों टाइम 10-10-10 आर पहुंच गई, तीनों टाइम 10-10-10 एनपीएस पहुंच गई। तो थ्योरेटिकली तो मैच कर रहा है हमारा ये पहले वाले रिजीम से, लेकिन 3 इंजेक्शन से कर रहा है। और दूसरी चीज, ग्लार्जिन से हाइपो कम होगा, एनपीएस 3 बार दे रहे हैं, एनपीएस से मिडनाइट हाइपो के चांसेस ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे हमें रात की डोज को कम करना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्टमेंट वहां करना पड़ेगा। हमने कहा 3 बार नहीं देना, हमें 2 ही बार देना। तो मॉर्निंग इवनिंग यदि 40 मॉर्निंग और 20 इवनिंग, अब सुबह क्या हुआ, सुबह आर की डोज 40 यूनिट में 30% आर हो गया 14 यूनिट, तो 14 यूनिट आर हो गया, जो पहले आर 10 यूनिट था। तो अब हमारी आर की डोज बढ़ गई, उसमें हमारा पोस्ट ब्रेकफास्ट हाइपो की संभावना बढ़ जाएगी। एक गड़बड़ी ये हुई। लंच के समय में कोई रेगुलर नहीं, लंच के समय हाइपर की संभावना बढ़ जाएगी। डिनर के बाद
हमारी 20 है, तो 20 है, 20 में आर का कंपोनेंट कितना हुआ, 6 यूनिट केवल। तो शाम को जो 10 यूनिट आर ले रहा था, अब हमारी आर ले गई 6 यूनिट केवल। तो आफ्टर डिनर का कंपोनेंट कम हो गया, तो आफ्टर डिनर हमारी ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगी। तो 40 और 20 जो है वो थ्योरेटिकली आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत अच्छा वो नहीं होगा। तो यह पेशेंट को पहले से समझा के भेजना है कि हम आपके कहने से शिफ्ट करते हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं आएगा, थोड़ा लाइफस्टाइल फिक्स हो जाएगी। हमेशा जब हम एक रेजिमेंट से दूसरे में जाएं तो थोड़ी डोज घटा के, तो यहाँ पे 40 और 20 अगर मुझे करना होगा तो मैं शायद इसको 36 और 16 इस पे शुरू करूंगा, फिर जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार फिर हम आगे उसको अप टाइट्रेट डाउन टाइट्रेट कर सकते हैं। जी। डॉक्टर राहुल अरोरा का सवाल है, सर प्लीज कमेंट ऑन ओवर बेसलाइजेशन। ओवर बेसलाइजेशन, ये आपकी जो ये क्वेरी है बहुत मजेदार है। कई बार हम लोग यही होता है कि हम लोग बेसल इंसुलिन डोज बहुत ज्यादा दे देते हैं, ये वही ओवर बेसलाइजेशन है कि उसमें हम अगर हम इंसुलिन सेंसिटाइजर्स को उचित प्रकार से यूज नहीं कर रहे, मेटफॉर्मिन मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज पे नहीं दे रहे, हम DPP-4 इनहिबिटर, SGLT2 इनहिबिटर, पाइरोलिडोन नहीं दे रहे, तो हमें इंसुलिन ज्यादा देनी पड़ेगी। तो उसके कारण से जब बेसल इंसुलिन की डोज हमारी ज्यादा होगी तो इंसुलिन के जिसको साइड इफेक्ट कह जाते हैं वो वास्तव में साइड इफेक्ट नहीं है, इंसुलिन के इफेक्ट है। इंसुलिन कहते हैं इंसुलिन से हाइपोग्लाइसीमिया, अरे भैया ग्लूकोज लेवल कम करना तो उसका इफेक्ट है, ज्यादा दे दिया तुमने, तुम्हारी गलती, और पेशेंट ने खाना नहीं खाया, एक्सरसाइज ज्यादा कर दी, उसकी गलती। तो हाइपोग्लाइसीमिया हुआ इंसुलिन के कारण से, यह इंसुलिन का साइड इफेक्ट नहीं है, इंसुलिन का इफेक्ट। दूसरी चीज वेट गेन, वेट गेन ओवर बेसलाइजेशन से क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया की संभावना हो सकती है, वेट गेन हो सकता है। वेट गेन इंसुलिन का साइड इफेक्ट है, अरे भाई इंसुलिन इज एनाबॉलिक हार्मोन, इंसुलिन का तो काम है, इसको मैं बैंकर कहता हूँ कि जहां दिखा अरे पैसा एक्स्ट्रा है, एफडी कराओ, चलो इन्वेस्ट करो उसको। तो इंसुलिन क्या करती है, जहां ग्लूकोज देखा एक्स्ट्रा है, ग्लाइकोजन में बदल दिया, और जब एक्स्ट्रा है एडिपोज टिश्यू में ट्राइग्लिसराइड में बदल के स्टोर करा दिया। तो इंसुलिन का तो काम ही है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज मिलेगा तो उसको एनाबॉलिक एक्टिविटीज उसको स्टोर कराएगा। तो आप ओवर बेसलाइजेशन कर रहे हैं तो वेट गेन हो रहा है, ओवर ना करिए, अच्छा सेंसिटाइजर यूज करिए, अच्छी लाइफ स्टाइल रखिए, नॉर्मल जितनी रिक्वायरमेंट है उतना इंसुलिन दीजिए, हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि तब ना इंसुलिन देने एथेरोजेनिसिटी हो जाती है, सीएडी बढ़ जाता है, सीएडी बढ़ता है इंसुलिन रेजिस्टेंस से, हाइपर इंसुलिनीमिया से नहीं, कार्सिनोजेनेसिस होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस से, हाइपर इंसुलिनीमिया उसका बाई प्रोडक्ट है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो हाइपर इंसुलिनीमिया होगा, हाइपर इंसुलिनीमिया तब मेटाबॉलिक पाथवे की जगह पे ग्रोथ प्रोमोटिक पाथवे पे जाएगा, PIP3 काइनेज से ना काम करके मैप काइनेज पाथवे से काम करेगा और एथेरोस्क्लेरोसिस को और कार्सिनोजेनेसिटी को बढ़ाएगा। तो ओवर वेजलाइजेशन से हमारी ये सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन उसकी काज क्या है, लाइफ स्टाइल, इंसुलिन सेंसिटाइजर और विजिलेंस। जी। डॉक्टर अनुराग जैन, why in some people FBS is high but PP is good on diagnosis? बहुत बढ़िया, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। तो ये चर्चाएं तो इतनी वो है ना कि जैसे कहा जाता है तुलसीदास जी कि राम का नाम लो तो फिर हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो डायबिटीज की कथा भी अनंत है। तो चलिए हम लोग डायग्नोसिस पे भी पहुंच गए। तो कुछ लोग होते हैं जिनमें फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया प्रेडोमिनेंट होता है, कुछ होते हैं जिनमें पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया प्रेडोमिनेंट होता है, जिनका एब्डोमिनल फैट ज्यादा होता है। उस एब्डोमिनल फैट से, लाइपोलिसिस से फैट की डिलीवरी लिवर में ज्यादा होती है, उस फैट से ग्लूकोनियोजेनेसिस के माध्यम से ग्लूकोज ज्यादा बनता है, उनकी फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया ज्यादा होती है। तो जहां पे हमारी सेंट्रल ओबेसिटी है, या उस फैट से लाइपोलिसिस कराने वाले हार्मोन, लाइपोलिसिस बढ़ाने वाले हार्मोन, कैटाबोलिक हार्मोन, ग्लूकोगॉन, खैर वो तो बहुत कम ज्यादा होता है, कैटेकोलामीन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्सेस हो, जब कैटेकोलामीन एक्सेस हो, एंजाइटी, सब चीजों में एब्डोमिनल फैट एक्सेस हो, तो उन लोगों में
इंसुलिन डेफिशिएंसी उन लोगों में हमारे फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया की संभावना बढ़ जाती है। तो फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया विशेष रूप से सेंट्रल ओबेसिटी के साथ और बेजल ये एंटी कैटाबोलिक हार्मोन एक्सेस वाले लोगों में यह होता है। हर व्यक्ति में यह क्राइटेरिया अलग है, तो उसके अनुसार उसमें हमें दवाओं का चयन करना। जी डॉक्टर हो गया साहब, भाई। आराध्या पटेल, मैक्सिमम डोज ऑफ इंसुलिन। मैक्सिमम डोज ऑफ इंसुलिन, अच्छा अच्छा, तो मैक्सिमम डोज ऑफ चपाती, तो इसका उत्तर यदि कोई दे तो मैं मैक्सिमम डोज ऑफ इंसुलिन बताऊं। कहा जाता है, जैसे हम लोगों ने अभी बात की कि 0.3 यूनिट पर केजी बॉडी वेट से लेके 0.5 यूनिट पर केजी बॉडी वेट तक स्टार्टिंग डोज है। अच्छा, अब यूजुअली ये माना जाता है कि 1 यूनिट पर केजी से ज्यादा यदि किसी को इंसुलिन देनी पड़ रही है तो वह कुछ मजेदार नहीं है। जैसे अगर हम कहें किसी व्यक्ति को अगर 8 रोटी खा रहा है, यार कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 8 रोटी की खुराक कम होती है। तो जैसे 1 यूनिट पर केजी बॉडी वेट के ऊपर जब जाए तो हमारे वो एंटीना जो है वो तुरंत एक्टिव हो जाने चाहिए। तो जब हम लोग अपने कॉलेज डेज में पढ़ते थे तो किताबों में उस वक्त लिखा था इंसुलिन रिक्वायरमेंट मोर देन 200 यूनिट पर डे इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब किसी भी किताब में कोई ऐसी फिगर नहीं लिखी। वाजिब बात है कि इंसुलिन मोर देन फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट यूजली 1 यूनिट पर केजी से ज्यादा नहीं होती। तो यूजुअली अगर हम 100 यूनिट का व्यक्ति हम मैक्सिमम ऑन एन एवरेज मान के चलें कि 100+ वाले बहुत कम होते हैं, तो 100 यूनिट के ऊपर यदि हमारे व्यक्ति को जा रही है इंसुलिन रिक्वायरमेंट तो गर्म बढ़े। जब भी हमें ऐसा कहना हो तो हम ये कहें कि पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उसके पहले बाकी पैरामीटर्स देख लें कि डाइट, एक्टिविटी, ओबेसिटी को कितना काम किया जा रहा है और हम सेंसिटाइजर का एक ठीक प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जी वीरेंद्र जी, अब जरा इसी नहीं आज सर। की सभा यही समाप्त की जाए। आखिरी सवाल है, बस यही है, सेम उसी लाइन पे अच्छा है। चलिए। विनय देसाई, हाँ, डॉक्टर विनय देसाई का है, मैक्सिमम डोज ऑफ बेसल इंसुलिन पर डे, जो आपने अभी वही कवर वही कर बात ही आ लिया। गई। हाँ, वही चीज है। यदि हम लोग 100 यूनिट मान के चलें तो 50, 60, 70 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और बेसल इंसुलिन हम लोग को कई पेशेंट्स में अ, देनी पड़ जाती है, 40 यूनिट तक देनी पड़ जाती है। 40 यूनिट तक हम कहते हैं बेसल इंसुलिन पर्याप्त है, लेकिन कई पेशेंट्स में हम लोग को आवश्यकता पड़ती है। और विशेष रूप से वही होते हैं जो ओवरवेट फैटी पेशेंट जो कि डाइट स्टाइल अच्छा फॉलो नहीं करते। जी तो सर, थैंक यू वेरी मच, ये आखिरी सवाल था। आई थिंक काफी चलिए, ज्ञान। मित्रों तो बहुत आनंद आया। और मैं सेशन तो आप लोगों के साथ आनंद इसलिए आता है क्योंकि वह मुझे अपने खाली समय में ग्रिलिंग का मौका देता है। मैं एक पिक्चर की स्टोरी की तरह से एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ, पूरे उस स्क्रिप्ट में साइंस डालता हूँ, फिर ये पूरा प्रेजेंटेशन बनाता हूँ। ये कहीं का कॉपी पेस्ट तो है नहीं, किसी फार्मा कंपनी से लिया हुआ नहीं है। ये सब इसकी जितनी अच्छाई है जितनी बुराई है सब उसका जिम्मेदार मैं हूँ। जो जो कमियां हैं उसका भी जिम्मेदार मैं हूँ। लेकिन ये जो क्वेश्चन आंसर आप लोगों के साथ होता है ये बड़ा मजेदार है। तो क्योंकि इसमें एक तो ये आपके मन की बात है और दूसरे इसमें यदि मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन आंसर एक किसी भी सेशन का एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि उसमें हम एक दूसरे को समझने, समझाने, जानने में और जो वास्तविक रूप से आवश्यक है उस चर्चा को हम कर पाते हैं। बाकी ये जो प्रेजेंटेशन है, मैं कोशिश तो अधिकतर यही करता हूँ कि जो आवश्यकता है उसको डिस्कस किया जाए, तब भी फिर भी कई बार अपने उसके लिए दूर पहुंच जाते हैं। तो ये अवसर देने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और यही आभार मैं रिच फार्मा का, अमित आनंद जी का, उनकी टीम का करूंगा कि उन्होंने इतने अच्छे ग्रुप को, इतने इंटरैक्टिव ग्रुप को मुझसे मिलवाया। इस इंटरेक्शन से ही पता चलता है कि आप लोगों का ग्रुप कितना सक्रिय है, कितना
जानने, समझने और सीखने की और आगे बढ़ने की ललक है, क्योंकि वही मुझे भी उत्तेजित करती है। धन्यवाद। Thank you very much, sir. Thank you all the participants. बाय बाय।